चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे NCCL 9th एडिशन बिकॉज वो चेंज हुई है रिसेंटली, तो हो सकता है एग्जाम में आए। तो पहले 8th एडिशन देख लेंगे। 8th एडिशन क्या बोलता है कि TIS इन situ जो है दैट इज स्क्वामस सेल कार्सिनोमा एडिनो प्योर लेपिडिक पैटर्न लेस देन 3 सेंटीमीटर का जो मास है वो भी इन situ में ही आता है। इसके बाद T1 लेस देन 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर T1 में होता है और दे आर नॉट इन्वॉल्विंग, दे कैन इन्वॉल्व प्रॉक्सिमल लोबर ब्रोंकस बट मेन ब्रोंकस तक नहीं जा सकते। तो मेन ब्रोंकस इन्वॉल्व होगा तो उसकी स्टेज चेंज हो जाएगी। तो इसमें होता है T1A, T1B, T1C, 1, 1 to 2, 1 to 3। T2 होता है ट्यूमर मोर देन 3 to 5 सेंटीमीटर। इसमें आएगा मेन ब्रोंकस इन्वॉल्व्स रिगार्डलेस ऑफ द डिस्टेंस विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैराइना। तो मेन ब्रोंकस इसमें इन्वॉल्व होता है, मेन ब्रोंकस इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, कैराइना इसमें इन्वॉल्व नहीं होता 2 में। ठीक है। इसके बाद प्लूरल इफ्यूजन, ये विसरल प्लूरा को इन्वेट कर सकता है और एटिलेक्टेसिस ऑब्स्ट्रक्टिव निमोनाइटिस ये सब T2 में होता है, 3 to 4 and 4 to 5। T3 5 to 7 होता है। इसमें 3 P पहले हम लोग पढ़ते थे, प्लूरा, पैराइटल प्लूरा, पेरिकार्डियम और फ्रेनिक। अब नए क्लासिफिकेशन में इसमें ऐड कर दिया है एजाइगस वेन प्लस नर्व रूटलेट्स। तो ये दो चीजें इसमें ऐड कर दी गई है एंड चेस्ट वॉल पहले से था। फिर T4 एंड वो ट्यूमर जिसका जो लंग मास है, मान लो एक लोब है हमारा, ये उधर पे यहाँ पे मास है, तो अगर सेम लोब पे एक मास होता है तो वो T3 में आता है। अगर वही मास इधर पे अपोजिट ए से चला जाता है तो T4 होता है, मतलब दूसरे लोब पे, और अपोजिट पे चला जाएगा तो M1 हो जाएगा। तो ये T3 T4 M1 में लोब इसके हिसाब से भी डिवाइड करना है कि सेकेंड प्राइमरी कहाँ है। मोर देन 7 है तो वो डायफ्राम, मीडियासिनल एंड ग्रेट वेसल्स पे इन्वॉल्व करता है, मतलब इनके अलावा कोई भी स्ट्रक्चर हो T4 हो जाता है। ठीक है। तो अब आ जाइए कि ये क्या बोलता है हमारा, यहाँ तक सब ठीक बोलता है। एजाइगस वेन एंड नर्व रूटलेट्स ऑफ स्टीलेट गैंग्लिया, ये जो है ये एक्स्ट्रा न्यू पॉइंट है। इसके बाद हम नोडल स्टेजिंग में आएंगे। तो नोडल स्टेजिंग में N1 बोलता है इप्सिलेटरल पेरीब्रोंकियल, इप्सिलेटरल इंट्राहाइलर एंड इंट्रापल्मोनरी लिम्फ नोड। तो हमारे जो HILSS वाले हैं, हाइलार, इंटरलोबार, लोबार, सब सेगमेंटल, सब सेगमेंटल, जो हिल्स वाले हैं वो सब N1 में आएंगे। ठीक है। अब इन्होंने N2 को दो पार्ट में डिवाइड किया है, N2A, N2B। ठीक है। तो N2A में क्या है, सिंगल इप्सिलेटरल मीडियास्टिनल नोड और इन द सब कैराइनल नोडल स्टेशंस, यहाँ पे अगर सिंगल लिम्फ नोड रहता है तो वो N2A है, और मल्टीपल इप्सिलेटरल मीडियास्टिनल नोड विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सब कैराइनल नोड ये N2B है। ठीक है। फिर N3 तो सेम है, कॉन्ट्रालैटरल, मीडियास्टिनल हो, हाइलर हो, कोई सा भी कॉन्ट्रालैटरल हो, या फिर इप्सिलेटरल सुप्राक्लेविकुलर और स्केलिनीस, ये सब N3 में आते हैं। फिर M1A, M1B, अभी नई क्लासिफिकेशन में MC1 और MC2 भी डिवाइड हो गया है। तो M1A क्या है, प्लूरल पेरिकार्डियल नोड्यूल्स, मैलिग्नेंट पेरिकार्डियल इफ्यूजन। M1B क्या है, सिंगल एक्स्ट्राथोरेसिक मेट्स विद सिंगल ऑर्गन सिस्टम। तो MC1 और इसमें क्या डिफरेंस है, C1 में है कि एक्स्ट्राथोरेसिक, थोरैक्स के बाहर मान लो लिवर, तो सिर्फ लिवर में ही अगर इन्वॉल्व है मेट्स देन वो मल्टीपल है, पर वो 3 मान लो, 3 लिवर में नोड्स है और मल्टीपल एक्स्ट्राथोरेसिक और सिंगल ऑर्गन में है तो MC1, और अगर मल्टीपल ऑर्गन में है, लिवर और एड्रिनल दोनों में है तो C2। ठीक है। स्टेजिंग क्लियर। तो क्या क्या डिफरेंस आया है, ये वाला तो पहले से था। T3 में नर्व रूटलेट्स ऑफ स्टीलेट गैंग्लिया और एजाइगस वेन ऐड हुआ है।
N2A में A एंड B में डिवाइड हुआ है और MC1 MC2 में डिवाइड हुआ है। सिंगल इप्सिलेटरल मीडियासिनल नोड, मल्टीपल इप्सिलेटरल मीडियासिनल लिम्फ नोड, M1C में C1। तो एक क्वेश्चन अगर आएगा चेंजेस इन न्यू HACC 9th एडिशन कंपेयर विद 8th एडिशन, तो ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। चले आगे। ठीक है, तो आगे जाके अब हमने देखना है कि हमें पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो ट्रीटमेंट करने के लिए हमको चाहिए स्टेजिंग। तो स्टेजिंग में हमको देखना है हमें किस मोडालिटी से ट्रीटमेंट चेंज करना है। तो 4 to 5 सेंटीमीटर N0 जो है, इधर से हमारा चेंज हो रहा है कि हमें मोर देन 4 सेंटीमीटर से पेशेंट को देना है एडजुवेंट ट्रीटमेंट। ठीक है, इसलिए ये 4 सेंटीमीटर इम्पोर्टेंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट है N2। ठीक है, N2A में भी N2A और N2B। N2B वाले जो है दैट इज मल्टी स्टेशन मीडियासिनल लिम्फ नोड, इनको हमको हमेशा CTRT फॉलोड बाय डुरवालुमैब। ठीक है, ये कौन सा ट्रायल बोलता है? पैसिफिक ट्रायल। फिर N1 से N2, इसमें N2A में कंट्रोवर्सी है। फिर अभी कंट्रोवर्सी सॉल्व करेंगे। पहले N2A N2B नहीं था तो बहुत ज्यादा ही कंट्रोवर्सी थी। अब थोड़ी क्लियर हुई है कि N2A वाला पेशेंट है, पर आपको इंसिडेंटल N2A मिला है कि आपने पहले से स्टेजिंग में ही मिल गया। अगर स्टेजिंग में मिल गया मीडियासिनल लिम्फ नोड तो आप अपफ्रंट सर्जरी नहीं करेंगे, पर अगर इंसिडेंटल मिलता है इन केस तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे T3 से डिवीजन चेंज हुआ है कि T4 को अपफ्रंट करना है कि नहीं, ये अभी भी कंट्रोवर्सी है। तो N2 में एक कंट्रोवर्सी नई स्टेजिंग ने सॉल्व की है। अभी T4 की कंट्रोवर्सी में अभी तक ट्रायल्स चल रहे हैं, जो पता नहीं चला है कि हमें इनको अपफ्रंट करना है कि नहीं करना। फिर भी लोग करते हैं, तो लोग यहाँ से तो हमारा करते ही नहीं है अपफ्रंट, ये श्योर है। ठीक है, अब चलेंगे आगे। तो एक क्वेश्चन आया है एपिडेमियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ लंग कैंसर। तो मैंने ज्यादा नहीं लिखा, एक ही स्लाइड है कि कैंसर की डेथ वर्ल्ड वाइड बढ़ रही है एंड ओवरऑल सर्वाइवल रेट 18% था पहले, अब बढ़ गया है। तो मोर कॉमन इन मेन एंड विमेन आल्सो राइजिंग बिकॉज विमेन भी स्मोकिंग शुरू कर गई है, और डेवलप नेशंस में ज्यादा है बिकॉज स्मोकिंग और टोबैको से ज्यादा एसोसिएटेड रहता है। 25% लैंग कैंसर जो रहते हैं वो उसमें स्मोकिंग नहीं करता। तो एडिनोकार्सिनोमा इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ द लंग कैंसर। तो इनके इटियोलॉजीज क्या क्या है स्मोकिंग में? टोबैको स्पेसिफिक एन नाइट्रोसामीन्स, पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जेनेटिक्स एंड एपिजेनेटिक्स चेंजेस जो हम इतने सारे पढ़ेंगे, EGFR, अल्क, रॉस, occupational 10% arsenic, asbestos, cadmium, vinyl chloride and nickel। रेडिएशन एक्सपोजर इसमें लिमिटेड रहेगा। और अंडरलाइन डिसीज COPD, ILD, इडियोपैथिक लंग फाइब्रोसिस, these are the etiologies can be risk factors। तो स्क्रीनिंग के हम पढ़ेंगे 3 ट्रायल्स, एक NSLT, एक PCLO, एक डैनिश। ठीक है, तो किस पेशेंट्स का करना है? नेशनल लंग स्क्रीनिंग ट्रायल बोलता है कि 55 to 74 ईयर के लोग रहेंगे, 30 पैक ईयर्स उन्होंने स्मोक किया रहेगा, करंट स्मोकर या क्विट स्मोकर लेस देन 15 ईयर्स रहेंगे। कौन से पेशेंट? 55 to 74, 30 पैक ईयर पिया है। ठीक है, लेस देन 15 ईयर्स से कम में क्विट किया है। तो एनुअल स्क्रीनिंग कितनी रहेगी? फॉर 3 इयर्स रहेगी, लो डोज CT, एंड फॉलो अप उनको हम 6.5 तक करेंगे। ये 2011 में नेशनल लंग स्क्रीनिंग ट्रायल ने बोला। फिर आया नेल्सन ट्रायल।
नेल्सन ट्रायल ने बोला 55 की जगह 50 से ही करो भाई, ठीक है, 50 से करो। स्मोकिंग मोर देन 10 पर डे फॉर 30 इयर्स तक उसने 10 पर डे स्मोक किया है, या 15 पर डे 25 से किया है। तो 10 30 साल पिया, 15 25 साल पिया, ऐसे लोगों की हमको स्क्रीनिंग करनी है 1 2 4 6.5 ईयर्स, और उनको 10 साल तक फॉलो अप करना है। तो इसमें इसने बोला कि अगर हम 50% ऑफ कैंसर डायग्नोज करते हैं स्क्रीनिंग आर्म में, और वो भी अर्ली स्टेज में, और 70% एडवांस स्टेज में करते हैं कंट्रोल आर्म में, तो स्क्रीनिंग करने से फायदा है। अगर हम स्क्रीनिंग करते हैं तो हम मोर्टेलिटी मेल्स की 26% कम करेंगे एंड फीमेल्स की 39% कम करेंगे, ऐसा नेल्सन ने बोला। तो नेशनल लंग कंट्रोल स्क्रीनिंग ट्रायल, फिर नेल्सन ट्रायल, और उसके बाद डैनिश लंग कैंसर ट्रायल, दोनों को कंबाइन करके डैनिश ने बोला कि 55 to 74 to 80 इयर्स लो, हेल्दी स्मोकर्स और फॉर्मर स्मोकर्स जिसने मोर देन 30 पैक ईयर स्मोकिंग किया है, लेस देन 15 इयर्स से कम क्विट किया है, उनकी हम स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग की लिमिटेशंस क्या है? 20 to 50% ये स्मॉल नोड्यूल्स एक्स्ट्रा दे देता है, पॉजिटिव 40% इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, एम्फाइसेमा एंड कोरोनरी कैल्सिफिकेशन। और हम 10 साल तक पेशेंट को स्क्रीनिंग करते हैं तो रेडिएशन कितनी मिलती है? मेल को मिलती है 13 मिली, वुमेन को मिलती है 13 मिलीसीवर्ट, मेल को मिलती है 9.3 मिलीसीवर्ट। और 108 लंग कैंसर डिस्कवर होता है बाय स्क्रीनिंग, उसमें एक पेशेंट को हम कैंसर रेडिएशन से देते हैं। तो ये स्क्रीनिंग के साइड इफेक्ट्स हैं। अब सिम्टम्स में नहीं जाऊंगी, ठीक है। इसके बाद स्टेजिंग हमको पेट सीटी से करना है। तो पेट सीटी से करेंगे एफडीजी पेट, क्यों? हमको डिस्टेंट ऑकल मेट्स बताता है, और मीडियासिनल लिम्फ नोड्स के लिए 100% एक्यूरेट नहीं है, फिर भी हम लोग करते हैं। तो इसके लिए हमको मीडियासिनल स्टेजिंग करनी पड़ती है। और स्टेज 2 और स्टेज 3 में हमें एमआरआई ब्रेन कराना चाहिए। एनसीसीएन ने स्टेज 1A छोड़ दिया है, पर बाकी कुछ लोगों ने इसको भी नहीं छोड़ा। तो पेट स्कैन क्या बोलता है कि पेट स्कैन की वैसे तो कोरिया, फ्रांस, इटली, कनाडा, टीएमएच सब जगह स्टडी हुई है। तो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू फॉर मीडियास्टिनम इंडिया में जो टीएमएच की स्टडी हुई है उसमें से 53.8 आई है। तो एक क्वेश्चन था सिग्निफिकेंस ऑफ पेट सीटी या पेट सीटी क्यों करते हैं लंग कैंसर में, वो बताने हैं। तो उसमें ये बताना है कि डिस्टेंट मेट्स तो अच्छे से पता कर लेगा, उसमें कोई बात नहीं है, तो ऑकल डिस्टेंट मेट्स बता पाएगा, पर मीडियासिनल लिम्फ नोड्स की इसकी स्टेजिंग उतनी एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इसकी पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू जो टीएमएच की स्टडी हुई है उसमें 53.8 आई है, और एक्यूरेसी भी 88.5 ही आई है। तो सेंसिटिविटी कम है, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू कम है, और एक्यूरेसी भी लेस देन 90% है। इसलिए हम लोग पेट सीटी नहीं करते, मतलब फॉर द मीडियास्टिनल स्टेजिंग। हमको इसके आगे भी जाना है। Samita, Mohan is waiting, I think. I love him. Phone is outside. फंक्शन इवैल्यूएशन। तो अभी तक हमने पढ़ा कि स्टेजिंग क्या करनी है, ट्रीटमेंट क्या देना है। मोहन, हमने इतना सब पढ़ लिया है। अब हम ट्रायल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन आया था जो हमारे फैट में आया था, कार्डियो पल्मोनरी इवैल्यूएशन इन द लंग, ठीक है। तो एक इसको भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देते हुए बता देती हूँ। तो जब भी ऐसा आएगा फंक्शनल इवैल्यूएशन, तो हमको एफर्ट इंटॉलरेंस, पेशेंट को 3 फ्लाइट्स चढ़ना है कि नहीं, 6 मिनट वॉक टेस्ट, ठीक है, इसका तो हम पूरा टेस्ट पढ़ेंगे ही। पीएफटी एंड डीएलसीओ 2D को करेंगे, ठीक है, ये सब करेंगे।
और इसके बाद रिहैबिलिटेशन इन द लंग सर्जरी, हमको 4 वीक पहले उसका स्मोकिंग सेसेशन करना है, पेशेंट को ब्रोंकियोडायलेटर्स देना है व्हेन इंडिकेटेड, चेस्ट फिजियोथेरेपी, स्पायरोमेट्री, 2 to 6 वीक्स हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, न्यूट्रिशनल रिहैब, ये सब देना है, तभी हम पेशेंट को सर्जरी करेंगे। तो एक मेटा एनालिसिस था जो किया था किसने, गार्सिया। तो इसने बोला कि अगर हम फंक्शनल और पोस्ट ऑपरेटिव आउटकम्स बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं अगर हम रिहैबिलिटेशन अच्छे से करवाते हैं। तो हर बार हम रिहैबिलिटेशन करवाते रहते हैं, पर इसने ये बोला कि इसको कराने से लंग कैंसर में बहुत फायदा है, आपका हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हमारा आया था क्वेश्चन कार्डियोपल्मोनरी असेसमेंट ऑफ द लंग कैंसर। तो इसमें हम पहले कार्डियक से शुरू करेंगे। तो एक एस्मो ने बोला है इंडेक्स होता है कौन सा, recalibrated thoracic revised cardiac index, recalibrated thoracic revised cardiac index RCRI। तो इसमें 4 फैक्टर्स होते हैं। कौन से 4 फैक्टर्स होते हैं, इश्केमिक हार्ट डिसीज, हिस्ट्री ऑफ सीवीडी, सीरम क्रिएटिनिन मोर देन 2, न्यूमोनेक्टमी प्लान। इसके पॉइंट्स देख लो, तो क्रिएटिनिन को छोड़ के बाकी सबके 1.5 है। तो क्या है, हार्ट अटैक, सेरेब्रल वास्कुलर डिसीज या न्यूमोनेक्टमी हमने प्लान किया है, तो उन सबके 1.5 पॉइंट्स रहेंगे, क्रिएटिनिन का 1 पॉइंट। फिर इसने इसकी ग्रुपिंग की है 0, 1 से 1.5, 2 से 2.5 एंड मोर देन 2.5। तो 1, 1.5 मतलब जिसको इंग्लिश नहीं है 1 पॉइंट मतलब हिंदी नहीं है 1.5, 2 to 2.5 एंड मोर देन 2.5। तो ये इसकी। तो अब हमारे पास पेशेंट है जिसका हमने कार्डियक असेसमेंट कर लिया। तो कार्डियक असेसमेंट किया, हमने देखा लो रिस्क है कि हाई रिस्क है। ठीक है, हाई रिस्क है तो हम ट्रीट करेंगे पेशेंट को, लो रिस्क है अगर तो हम FEV1 एंड DLCO कराएंगे। FEVL एंड DLCO मोर देन 80% है तो वो पेशेंट की हम न्यूमोनेक्टमी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा बुदा है। ठीक है, थोड़ा मिट रहा है, थोड़ा नहीं मिट रहा है। तो उसके बाद 80% में न्यूमोनेक्टमी कर दी। उसके बाद हमने पेशेंट का देखा जिसका एक भी इनमें से एक भी लेस देन 80% है, तो एक्सरसाइज टेस्टिंग कर रहा है या VO2 देख रहा है। VO2 इज ऑक्सीजन कंजम्पशन। अगर उनमें से कोई भी 75% से ज्यादा है एंड VO2 जो है हमारा मोर देन 20 ml पर kg पर मिनट है, तो ऐसे पेशेंट का भी हम न्यूमोनेक्टमी कर सकते हैं। पर अगर लेस देन 35 एंड 10 है तो हम इसको लोबेक्टमी या न्यूमोनेक्टमी करने से पहले 10 बार सोचेंगे। ठीक है, अब आया 35 और 75 के बीच वाला। तो 35 से 75 और जिसका ऑक्सीजन कंजम्पशन 10 to 20 ml पर kg पर मिनट है, तो हम क्या करेंगे, अब स्प्लिट फंक्शन करेंगे। स्प्लिट फंक्शन जो हम लिवर में करते हैं कि हम अगर जो अफेक्टेड लंग है उसको हम निकाल देते हैं, जो पोस्ट ऑपरेटिव हमारे पास लंग बचेगा इसको बोलते हैं PPO, प्रिडिक्टिव पोस्ट ऑपरेटिव ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो प्रिडिक्टिव रहता है वो कितना है, तो हमारे को याद है कि लिवर में हम पढ़ते हैं कि 30%। ठीक है, ईमो वाला। तो अब 30% वाला अगर जिसका ये PPO FE1 PPO DLCO ये मोर देन 30% हो, तो हम इसको रिसेक्शन करने का सोच सकते हैं। क्या एक्सटेंट रिसेक्शन डिसाइड कर लेंगे, मिनिमम क्या कर सकते हैं, पर न्यूमोनेक्टमी नहीं कर सकते। ठीक है, पर अगर एटलीस्ट वन ऑफ देम लेस देन 30% है तो फिर हम क्या करेंगे, लेस देन 30% है तो PPO पीक VO2 निकालेंगे। जो पहले यहाँ पे पीक VO2 निकाला था पूरे लंग का, अब पोस्ट ऑपरेटिव लंग का पीक VO2 निकालेंगे। अगर वो भी मोर देन 35 आ गया और मोर देन 10 ml आ गया तो हम कैलकुलेटेड रिसेक्शन कर सकते हैं, और वो भी नहीं आया तो हम छोड़ दो, हम उसकी सर्जरी नहीं करेंगे। तो फिर ऐसे पेशेंट की स्टेजिंग के हिसाब से अगर बैठा तो या तो हम SBRT करेंगे फॉर अर्ली स्टेज लंग, ठीक है, स्टेज 1 में। अगर वो नहीं है तो फिर हम डेफिनेटिव CTRT, अगर वो भी टॉलरेट नहीं कर पाएगा तो पैलिएटिव।
तो ये पेशेंट के पास वो ऑप्शन है। तो हमारे पास क्वेश्चन आया था कि स्टेज 1 में एक पेशेंट है, स्टेज 1 को आप उसको SBRT दोगे कि आप उसको सर्जरी करोगे, या तो उसके ट्रायल्स बताओ विद एविडेंस बताओ। तो आप सबसे पहले स्टेज 1 में ये डायग्राम बनाओगे कि कोई स्टेज 1 का पेशेंट आता है तो हम उसको लंग कैंसर का, तो हम उसका FEV1 देखते हैं। FEV1 लेस देन 65 है कि नहीं। अगर 65 नहीं है, मोर देन 65 है, तो आप लोबेक्टमी कॉन्फिडेंस से कर सकते हो। मोर देन 65 में लोबेक्टमी कॉन्फिडेंस से कर सकते हो। इफ लेस देन 65 है तो उसको एम्फाइसीमा के फीचर्स है कि नहीं है। अगर एम्फाइसीमा के फीचर्स नहीं है तो आप पैथोलॉजी के हिसाब से देख लो, ठीक है, रिस्क उसका असेस कर लो। ILD और PPM कार्डियक टेस्ट तो कराएंगे, पर इफ पैथोलॉजी के हिसाब ये एम्फाइसीमा इन सब के फीचर्स प्रेजेंट है, तब आपको फिर से FEV1 देखना है। तो अगर FEV1 30 बहुत क्रूशियल नंबर है, 30 से कम अगर है FEV1, तो हम फिर SBRT और RFA ही करेंगे, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट चूज करेंगे। इफ वो 30 to 65 है तो आप लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। तो वो लंग वॉल्यूम आइडियल कैंडिडेट रहेंगे। 32 मोर देन 65 में तो हमको सोचना ही नहीं, लोबेक्टमी कर देना है। तो अब इसके ट्रायल्स अभी आगे बताऊंगी, ठीक है। ये हो गया कार्डियक असेसमेंट में। हमने कार्डियक असेसमेंट क्या पढ़ा था? इश्कीमिया, क्रिएटिनिन, CVD एंड वन मोर पॉइंट दैट इज न्यूमोनेक्टमी प्लान किया है। तो हमारा RCRI का स्कोर अगर 3 है या 3 फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हैं, तो हम कार्डियक रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं। पेशेंट पहले से कोई कार्डियक कंडीशन तो नहीं है, कोई न्यूली डायग्नोस कार्डियक कंडीशन नहीं मिली है, 2 स्टेयर्स भी नहीं चढ़ पा रहा है बिना किसी इनएबिलिटी टू क्लाइंब 2 फ्लाइट स्टेयर्स। अगर ऐसा सब कुछ है तो हम अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के हिसाब से इसको जरूरत है तो CABG एंड PCI करेंगे, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन या बाईपास ग्राफ्ट, और सर्जरी को मोर देन 6 वीक पोस्टपोन कर देंगे। और इफ अगर लिमिटेड डिसीज है, पेशेंट का बीटा ब्लॉकर एंटीकोगुलेंट स्टेटिन से काम चल सकता है, तब हम उसका LFT करेंगे। इसलिए मैंने पहले कार्डियक फंक्शन बताया था कि कार्डियक फंक्शन इवैल्यूएट सबसे पहले करेंगे। अगर उसका कार्डियक फंक्शन के लेवल पे ही राड़ा है तो फिर सर्जरी, फिर तो आगे का वो ही नहीं है। कार्डियक फंक्शंस को वो क्रॉस कर लेता है तो फिर उसका LFT कराओ, फिर हम OT की प्लानिंग करेंगे, वरना यहीं पे ही रुक जाएगा मामला, ठीक है। अब आ जाइए मीडियास्टिनल स्टेजिंग्स पे, हर साल क्वेश्चन आता है। तो मीडियास्टिनल स्टेजिंग हमको पता है कि जो हमारे लंग के हैं ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, ये सुपीरियर मीडियास्टिनल, aortic node, inferior mediastinal, N1 nodes। तो N1 में हिल्स ऑलरेडी बता दिया, हाइलार, इंटरलोबार, लोबार, सेगमेंटल, सबसेगमेंटल, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। इंफीरियर मीडियास्टिनल जो है दैट इज सबकैराइनल, यहाँ से शुरू है 7, 8, 9, 7, 8, 9 में सबकैराइनल, पैराइसोफेजियल, इंफीरियर पल्मोनरी, एंड aortic में सब aortic is 5, para aortic is 6। अब ऊपर में राइट अपर पैराट्रेकियल 2, 3 प्रीवस्कुलर, 3P is retrotracheal and 4 is lower paratracheal। तो अब हमको करनी है इसकी स्टेजिंग। तो स्टेजिंग का तरीका है मीडियास्टिनोस्कोपी। तो हमने सर यहाँ पे इंसिजन लिया, ठीक है, और हमने डाला मीडियास्टिनोस्कोप। तो आप देख रहे हो आजू बाजू के हम कौन कौन से ले पाएंगे, 2, 3, 4। तो हम ले पाएंगे 2, 4, 7, 3 नहीं ले पाएंगे इसमें। तो 3 क्योंकि प्री वस्कुलर है, ठीक है, इसको नहीं ले पाएंगे। तो मीडियास्टिनोस्कोपी से 2, 4, 7 इजिली ले पाएंगे। उसके बाद हमारे पास 3, 5, 6 को अप्रोच करना है तो चैम्बरलिन प्रोसीजर। एक्सटेंडेड सर्वाइकल मीडियास्टिनोस्कोपी में 2, 4, 7 तो है, पर हम लेफ्ट साइड में भी जा सकते हैं, 5, 6 में भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। फिर आया ई बस में हम 2, 4, अब ई बस हमको जाना है लंग से, तो या तो हम यहाँ जाएंगे या तो हम यहाँ जाएंगे। तो ये इसको 8, 9 को नहीं कवर कर पाएगा, लंग वालों को 8, 11 तक कवर करेगा। 2, 4, 7, 8 और 11।
फिर एंडोस्कोपी हम EUS जाते हैं तो हम 7, 8, 9 को भी कवर कर पाएंगे। तो अभी पूरी स्टडीज चल रही है कि हमको EBUS प्लस EUS अगर हम साथ में करेंगे तो वो क्या मीडियास्टिनोस्कोपी को टक्कर दे पाएगा। ये हमारी स्टडीज है मीडियास्टिनम वाली। तो हमको कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि ब्रोंकोस्कोपी EBUS और EUS है, ये दोनों मिलके ना सिर्फ 6 को छोड़ दो बाकी पूरे लिम्फ नोड स्टेशंस कवर कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक लिम्फ नोड सैंपलिंग। 3 भी नहीं करेगा। 3 NCCN में दिया है, P करता है, A नहीं करता है, ठीक है। और डेविटा में ये साफ लाइन 6 लिखे, तो इतना कंट्रोवर्शियल मत करो, 6 नहीं करेगा, ठीक है। उसके अलावा हम सब एड्रेस कर पाएंगे। फिर ट्रांसथोरैसिक निडल बायोप्सी मोस्ट ऑफ द स्टेशंस कर सकती है, तो इसको भी इसने बोला है कि प्रिफर्ड टेक्निक ट्रांसथोरैसिक निडल बायोप्सी, या फिर लास्ट ऑप्शन है वैट्स, ठीक है। तो हमको मिनिमम 6 नोड्स निकालने हैं और 3 उनमें से 3 मीडियास्टिनल होने चाहिए। तो आप ये पढ़ो कि हमको अगर हमारा ट्यूमर राइट अपर और राइट मिडिल लोब में है, ठीक है, तो 7 तो हमको कोई भी लोब में हो 7 तो हमको हमेशा ही एड्रेस करना है, ठीक है। ये वाले डायग्राम से जाएंगे तो ये हमारा ट्यूमर है या ये हमारा ट्यूमर है, 7 तो हमको हमेशा ही एड्रेस करना है। बाकी क्या करेंगे, ऊपर वाले करेंगे। तो ऊपर वाले क्या है, 2 और 4, तो ये हुआ 2 और 4। राइट लोअर में जाएंगे, ये राइट लोअर है, ठीक है। तो राइट लोअर में 7 तो करना ही है, उसके बाद 8 और 9। तो राइट लोअर का एक प्रॉब्लम है कि इसमें 4R भी करना होता है, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया दैट इज फॉर लेफ्ट लोअर ऑल्सो। तो लेफ्ट लोअर एंड राइट लोअर दोनों में 7, 8, 9 करना है, पर राइट लोअर में एक 4 भी एक्स्ट्रा करना है, ठीक है। फिर लेफ्ट अपर में 7 सबका कॉमन है, इसमें हम 2R और 4R कर रहे थे, इसमें हमको 5 और 6 भी कवर करना है। तो ये ऑलरेडी एक जो IALC है लंग वाली क्लासिफिकेशन वाली, उसने ऑलरेडी ये सिंगल स्टेशन एंड डबल स्टेशन का कॉन्सेप्ट ले आया है, पर अभी NCCN में N2 पे ही आया है, N1 पे नहीं आया है। तो इसमें N1 भी सिंगल स्टेशन, N1 भी मल्टीपल स्टेशंस, N1 है सिंगल स्टेशन, N2 विदाउट N1, तो वो स्किप मेट्स वाला हुआ उसका। और वही N2A2 है जब उसमें, तो ये वाला तब याद मत रखना, अगर इतना याद रह जाएगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बाकी सब जैसा है, तो इसने स्पेशल क्लासिफिकेशन दिया है मीडियास्टिनल स्टेजिंग के लिए, अगर ये याद आए तो लिख देना। तो मीडियास्टिनल स्टेजिंग हमने पेट स्कैन किया, पेट स्कैन में हमको 4 टाइप के लोग मिले। क्या टाइप के लोग मिले, ऐसे लोग मिले जिसकी एक्सटेंसिव मीडियास्टिनम में इन्फिल्ट्रेशन है, ऐसे पेशेंट का मीडियास्टिनल स्टेजिंग करेंगे नहीं, छोड़ सकते हैं। ऐसा पेशेंट है जिसका लेस देन 3 सेंटीमीटर पेरिफेरल ट्यूमर है और मिड में कोई भी लिम्फ नोड हमको पता नहीं चल रहा है कि पेट स्कैन में एविड नहीं आया है, पेट नेगेटिव आया है, तो हम ऐसे पेशेंट का भी स्टेजिंग अवॉइड कर सकते हैं। पर इनके अलावा कोई भी कंडीशंस हैं, हमको सबकी मीडियास्टिनल स्टेजिंग करनी है, ठीक है। डिस्क्रीट N2 N3 है, दिख रहा है पेट स्कैन में, फिर भी हमको इसको कंफर्म करना है, टिश्यू बायोप्सी हमको चाहिए ये N2 है कि नहीं है। सेंट्रल में N1 लग रहा है तो भी हमको N2 के लिए अब स्टेज तो नहीं हो रहा है, वो चेक करना है। तो 2 कंडीशन है जिसका नहीं करना है, एक्सटेंसिव मीडियास्टिनल इन्फिल्ट्रेशन एंड पेरिफेरल में लेस देन 3 सेंटीमीटर का लंग मास है जिसमें सेंट्रल में नोड नेगेटिव है पेट स्कैन में, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। क्या क्या टेक्निक्स है, मीडियास्टिनोस्कोपी, वेमला, टेमला, EBUS, वैट, CT गाइडेड एस्पिरेशन, ये सब। तो ये सब डेविटा का है। स्टैंडर्ड सर्वाइकल मीडियास्टिनोस्कोपी, एक्सटेंडेड स्कोपी, वैट्स, एंटीरियर मीडियास्टिनोमी, सर्जिकल प्रोसीजर। निडल टेक्निक है हमारे पास ट्रांसब्रोंकियल निडल एस्पिरेशन,
ब्रोंकोस्कोपी विथ ईबस एंड ईयूएस, ट्रांसथोरेसिक निडल बायोप्सी लेस इन्वेजिव है, फर्स्ट चॉइस इसने इसको बोला है। ठीक है, तो एक्सेप्ट 6 को छोड़ के बाकी सब हम ईबस ईयूएस से चेक कर सकते हैं। फिर क्या बोला कि पेट सीटी किया, मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स नेगेटिव है, मीडियास्टिनल लिम्फ नोड पॉजिटिव है। मीडियास्टिनल लिम्फ नोड पॉजिटिव है अगर एंड टिश्यू कंफर्मेशन ईबस एंड ईयूएस से हो गया है तो आप ऐसे पेशेंट्स को मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे। तो ये हमारा, अगर हमने N2 पहले ही ओटी से पहले ले लिया तो उस पेशेंट को हमको मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट करना है। अगर वो इंसिडेंटल N2 इंट्रा ऑप आया तब उसकी सर्जरी करेंगे अपफ्रंट, बट अगर वो हमने पहले टिश्यू से डायग्नोस कर लिया है कि वो N2 है तब हमेशा मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, अगर इसमें नेगेटिव आया तब हम मीडियास्टिनल, नेगेटिव आया तो वैमला टैमला ये सब करेंगे। N0 पेशेंट है, पेरिफेरल ट्यूमर है, लेस देन 3 सेंटीमीटर है तो आप इसको अपफ्रंट सर्जरी के लिए ले सकते हो। पर N1 ट्यूमर है, सेंट्रल ट्यूमर है, मोर देन 3 सेंटीमीटर है तो आपको टिश्यू बायोप्सी चाहिए, उसके बाद मीडियास्टिनल लिम्फ नोड भी नेगेटिव होने चाहिए तभी आप सर्जरी करेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी फंडा एक्सप्लेन, N2 है तो नॉन सर्जिकल मोडालिटी के लिए जाएंगे, N3 है तो जाना ही जाना है, N2 है तो पोटेंशियली रेसेक्टेबल है तो आप NECT के लिए एनिक इम्यूनोथेरेपी के लिए जाएंगे, और अगर N0 N1 है तो सर्जरी अपफ्रंट कर सकते हैं, अनफोर्सीन N2 का भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ अपने ट्रायल्स। तो इसमें 3 ट्रायल्स हैं, ECOSOG 30, एस्टर और मीडियास। तो जब भी मीडियास्टिनल स्टेजिंग आएगी तो हम ये 3 ट्रायल्स बताएंगे। ठीक है, तो ECOSOG ZOO 30 क्या बोलता है कि अगर आप पेशेंट का इफ प्रॉपरली डन मीडियास्टिनल सैम्पलिंग इज इक्विवेलेंट टू मीडियास्टिनल डिसेक्शन। ठीक है, तो मीडियास्टिनल सैम्पलिंग क्या है, ईयूएस और ईबस। तो इसे बोला कि हाँ, अगर आप प्रॉपर मीडियास्टिनल लिम्फ नोड सैम्पलिंग करते हैं, सिस्टमैटिक करते हैं तो आपका MLND मीडियास्टिनल लिम्फ नोड डिसेक्शन करने से कोई फायदा नहीं है, और कोई OS इम्प्रूव नहीं हो रहा, कोई DFS इम्प्रूव नहीं हो रहा, और आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, ये था कौन सा, ECOSOG ZOO 30। और आप इसका ये देखो, T1 T2 ट्यूमर, N0 नो हाइलाइट। तो इसके ऊपर वाला का ऐसा नहीं चलेगा, सिर्फ T1 T2 दैट इज अप टू 5 सेंटीमीटर N0 नोड्स है उसमें ये सब चलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रायल आया एस्टर ट्रायल। उसने बोला इनिशियल एंडोस्कोपिक स्टेजिंग विद सिलेक्टिव सर्जिकल स्टेजिंग बेटर देन सर्जिकल स्टेजिंग अलोन। तो इसने भी सेम चीज बोली कि सस्पेक्टेड N2 को ऑपरेबल लंग कैंसर अगर है, मतलब पेशेंट को आप ऑपरेट करने के लिए ले रहे हो और सस्पेक्टेड N2 है, बट आपका EUS और ये ईबस दोनों को मिला के नेगेटिव आया है। ठीक है, तो दोनों को मिला के अगर नेगेटिव आया है और आप सोच रहे हो शायद हमको 1 to 3 सेंटीमीटर का एक लिम्फ नोड मिल सकता है, तो आप ऐसे पेशेंट को जिसको अपफ्रंट सर्जरी के लिए सोच रहे हो उसको आप ईबस EUS करके TBNA और FNA करके ही काम चला सकते हो, उसको थोरेकोटॉमी वगैरह करने की जरूरत नहीं है। जब आप सर्जरी करो तभी उसी टाइम आपकी उसकी मीडियास्टिनल स्टेजिंग कर दो, तो अननेसेसरी इसको भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर ये मीडियास ट्रायल ने बोला कि ईबस एंड EUS इज सफिशिएंट अलोन फॉर विच पेशेंट, जिसको आप सर्जिकल रिसेक्शन के लिए अपफ्रंट ले रहे हो उस पेशेंट को आपको ईबस और EUS करके ही काम चला लेना है और फिर उसकी सर्जरी कर देना है, तब आप मीडियास्टिनल स्टेजिंग करोगे। तो इसने बोला कि T1 to T3, T1 to T3 मतलब क्लिनिकल स्टेज T3 में आता है लेस देन 7,
ठीक है। लेस देन 7 वालों को भी, जिनको आप अपफ्रंट कर सकते हो, अगर उनको भी आप ईबस और ईयूएस के बाद मीडियास्टिनल स्टेजिंग मत करो, क्योंकि आप उसको अपफ्रंट ऑपरेशन कर पा रहे हो। ठीक है, तो इसमें T3 तक इसने कवर किया। अब T4 को क्या करना है ये अभी कोई भी गाइडलाइन नहीं बोल रही। ठीक है, कि T4 को आप अपफ्रंट करोगे नहीं करोगे, कि छोड़ोगे, कि एनएससीटी देके करोगे, अभी ये सब कुछ झगड़ा क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो अनफोर्सीन N2 अगर मिलता है तो आपका कुछ भी पेशेंट का घाटा नहीं है। तो ये बोला कि मीडियास ट्रायल ने कि अगर हम ईयूएस और ईबस करते हैं तो नॉन इंफीरियरिटी मार्जिन जो अनफोर्सीन N2 की है वो बहुत कम है, 4% मिला है। वो भी वहां मिला है जो नोड्स हम लोग ईबस और ईयूएस से एड्रेस नहीं कर पाते, मतलब 6 में और 3P में, इन सब में मिला होगा। तो ऐसे पेशेंट्स में हम अवॉइड भी कर सकते हैं मीडियास्टिनल स्टेजिंग, जिनको हम सर्जरी के लिए लेने वाले हैं। ठीक है, तो 3 ट्रायल्स पढ़ाए मैंने मीडियास्टिनम एकोजॉब, ZOO-30, एस्टर एंड मीडियास। ये 3 ट्रायल आप लिख के आएंगे मीडियास्टिनल स्टेजिंग में। फिर मैंने पढ़े थे स्क्रीनिंग के, क्या ट्रायल्स पढ़े थे हम लोग ने, स्क्रीनिंग के पढ़े थे डच नेशनल लंग स्क्रीनिंग ट्रायल। ठीक है, और इसके अलावा पढ़ा था हमने नेल्सन। ये स्क्रीनिंग के 3 ट्रायल्स। ये क्लासिफिकेशन नए डेविटा में नई ऐड हुई है, इसलिए लिख दी है। एडिनोकार्स एपिथेलियल ट्यूमर होते हैं, फिर लंग न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर होते हैं, एक्टोपिक टिश्यूज के ट्यूमर्स होते हैं, मेसेंकाइमल, पीकोमा एंड क्रेप्टो हेमेटोलिम्फोइड। ठीक है, तो ये 6 टाइप के होते हैं। तो मान लो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो ये 6 टाइप्स लिख देना। उसके बाद जो एपिथेलियल ट्यूमर्स होते हैं उनकी वैरायटी है होती है एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वैमस कार्सिनोमा, एडिनोस्क्वैमस, लार्ज सेल कैंसर, सार्कोमेटोइड एंड सेलाइवरी। तो ये एसएस क्या है, सार्कोमेटोइड एंड सेलाइवरी। सेलाइवरी में जो हम लोग पैरोटिड में पढ़ते हैं ना, वही वाले ट्यूमर्स के नाम लिख देना। और इसमें एडिनोस्क्वैमस ये कार्सिनोसार्कोमा एंड प्लियोमॉर्फिक कार्सिनोमा ऑफ लंग सार्कोमा में आता है। ठीक है, न्यूरो एंडोक्राइन हम बता ही देंगे कौन से होते हैं, कार्सिनोइड, स्मॉल सेल, लार्ज सेल, एक्टोपिक टिश्यू, मेनिंजियोमा और मेलेनोमा, और मेसेंकाइमल टिश्यू, हेमाटोमा, कॉर्डोमा। फिर पीकोमा ऑफ लंग, पीकोमा, हेमेटोलिम्फोइड में मार्ट लिम्फोमा, लिम्फोइड ग्रेनुलोमेटोसिस। तो 1-2 लिख देना बस। फिर एडिनो और स्क्वैमस में डिफरेंस कैसे करेंगे, CK7 पॉजिटिव होता है एडिनो में, एंड TTF1 भी पॉजिटिव होता है। TTF1 CK7 पॉजिटिव होता है। स्क्वैमस सेल में P40 पॉजिटिव होता है पर TTF1 नेगेटिव होता है। तो ऐसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे। ठीक है, अब कोई इंसिडेंटल पेशेंट आया लंग नोड्यूल लेके, तो हम सबसे पहले उसको एमडीटी में इवैल्यूएट करेंगे और स्मोकिंग सेसेशन के लिए उसको काउंसिल करेंगे, और अगर हाई रिस्क है तो उसका LDCT करेंगे। ठीक है, ये पेशेंट का रिस्क फैक्टर देखो, एज, स्मोकिंग हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री कैंसर की, फैमिली हिस्ट्री, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, COPD वगैरह तो नहीं है। फिर साइज देखेंगे, सॉलिड नोड्यूल है कि सब सॉलिड नोड्यूल है। तो ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी का डेफिनेशन है लेस देन 2 सेंटीमीटर, सब लोबार रिसेक्शन इज सफिशिएंट, दैट इज ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी। एस्मो बोलता है कि आप एनाटॉमिकल सेगमेंटेक्टमी करो प्योर ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी में, और लोबेक्टमी स्टिल कंसिडर द गोल्ड स्टैंडर्ड। 2017 का एस्मो था पर ये। तो अब हमें जो नोड्यूल मिला है वो लेस देन 6 mm और 6 to 8, तो हम इनको इसमें 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेस देन 6 to 8 एंड मोर देन 8। तो मोर देन 8 को आपको हमेशा पेट स्कैन या बायोप्सी से देखना है क्या भी आप निकाल पा रहे हैं, पर लेस देन 6 को आप लो रिस्क में कुछ भी नहीं कर सकते, रूटीन फॉलोअप में रखो, छोड़ दो। 6 to 8 में आपको इसको 6 मंथली या ईयरली लोडो सीटी करवाना है 2 साल तक। स्टेबल रहता है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि इनका बोलना है कि 2 साल तक अगर कैंसर नहीं बढ़ा तो ये आगे भी नहीं बढ़ेगा।
तो ये आप 2 साल तक इसको मॉनिटर करोगे। ये कौन से हैं? लो रिस्क है। पर वही अगर हाई रिस्क वाला पेशेंट रहेगा, हाई रिस्क कौन सा पेशेंट है? जो एस्बेस्टोस, रेडिएशन, फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, स्मोकिंग का हिस्ट्री है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में कैंसर हुआ था, वो सब हाई रिस्क है। तो अगर इनमें अगर आपको लेस देन 6 मंथ मिलता है तो आपको ईयरली इनका भी करना है और रूटीन, नो रूटीन फॉलो अप, एक बार करवा लो। अगर उसमें 12 मंथ्स में अगर स्टेबल है तो फॉलो अप करने की जरूरत नहीं है, पर 6 to 8 mm में वही 24 मंथ्स तक फॉलो करना है। मोर देन 8 mm को पेट स्कैन करना है, ठीक है। अब सॉलिड, ग्राउंड ग्लास, पार्ट सॉलिड, मल्टीपल सब सॉलिड। तो मल्टीपल सब सॉलिड में 6 मंथली करना है, ठीक है, लेस देन 6 mm हाई रिस्क। और इसमें ग्राउंड ग्लास में लेस देन 6 mm को अवॉइड कर सकते हो, पर मोर देन 6 mm को आपको 5 years तक करना है। तो ये इसका तरीका है। तो सब इसमें सॉलिड कंपोनेंट आ गया तो उसको तो आपको करना ही है फॉलो अप, 5 साल तक करना है पर उसको फॉलो अप। तो ये हमारे रिस्क क्राइटेरिया है। ओल्डर, हैवी स्मोकर, पहले उसको कैंसर था कोई, अपर लोब लोकेशन, पेट स्कैन में हाइपर मेटाबॉलिक आया है, ऐसे पेशेंट्स का करना है। तो अब इनका आया कि ठीक है, ये लेस देन 8 mm to 3 सेंटीमीटर इनका ये मैनेजमेंट है। लो टू मॉडरेट है, असेस द क्लिनिकल प्रोबेबिलिटी। वेरी लो तो आप सर्विलेंस पे रख सकते हो। मोर देन 65 हाई पर है तो आप पेट सीटी करवाएंगे। पेट सीटी में अगर आपको लगता है कि कैंसर है और कोई मेटास्टेसिस नहीं है तो सर्जिकल रिसेक्शन करो फॉर हाई रिस्क। इफ पेशेंट को सर्जिकल रिसेक्शन लायक नहीं है, मेडिकल कोमॉर्बिडिटी है, तो एसबीआरटी और आरएफए से भी काम चला सकते हो। लो टू मॉडरेट रिस्क में आपको पेट स्कैन के नोड्यूल्स का अपटेक देखना है। अगर मॉडरेट और इंटेंस अपटेक है तो सर्जिकल रिसेक्शन, एंड नेगेटिव अपटेक है तो सीटी सर्विलेंस। तो ये आपका हुआ सॉलिड नोड्यूल जो बैक टू बैक लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर रिपीट हुआ है कि सॉलिटरी लंग नोड्यूल आया तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे, ठीक है। तो फॉल्स पॉजिटिव रेट्स हमारे हम लोग देखेंगे कि स्टेजिंग हो गया, हमारा सब वर्कअप हो गया। हमने देखा 50% पेट स्कैन में फॉल्स पॉजिटिव, इसलिए हम मीडियास्टिनल स्टेजिंग करते हैं। स्टेज 1 को लेस देन 4 सेंटीमीटर, नो नोट्स। स्टेज 2 को 5 सेंटीमीटर अप टू N1 नोट्स। स्टेज 3 को T3, T4, N2 स्टेज 3 में आता है। तो इसमें बहुत सारी वैरायटी है, N2A, N2B, फिर मल्टी स्टेशन, सिंगल स्टेशन, बल्कि की डेफिनेशन है मोर देन 3 सेंटीमीटर लिम्फ नोड, ठीक है। तो हमको 1A को छोड़ के सबका पेट सीटी एंड ब्रेन एमआरआई कराना है। अब T1 का पेशेंट है, ऑपरेबल है। अब ये मैं इतना भाषा क्यों पढ़ा रही हूँ कि T1 पे मैंने बताया कि ऑलरेडी क्वेश्चन आया था, आपको सर्जरी वर्सेस एसबीआरटी को कंपेयर करना है और उसको विथ ट्रायल्स कंपेयर करना है। तो T1 N0 है जिसका सर्जिकल एक्सप्लोरेशन हो सकता है, या फिर T3 भी N0 है जिसका ये सर्जिकल एक्सप्लोरेशन हो सकता है। ऐसे पेशेंट की सर्जरी करेंगे, ठीक है। और इफ पेशेंट मेडिकली इनऑपरेबल है, हाई सर्जिकल रिस्क है, थोरेसिक सर्जन, दोज हु डिक्लाइन सर्जरी आफ्टर, ठीक है, ये सब के बाद ऐसे पेशेंट्स को एसबीआरटी दो। तो अभी तक डेफिनेटिव एसबीआरटी के ट्रायल्स सक्सेसफुल नहीं हुए, तो उनको देना है जो सर्जरी रिफ्यूज कर रहे हैं या सर्जरी टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, उनको एसबीआरटी देना है, ठीक है। तो इनके क्या ट्रायल्स हैं? तो इनके ट्रायल्स हैं क्या, आ ही नहीं रहा, चलो सबसे लास्ट में रखा है वो।
पहले सर्जरी के बाकी ट्रायल्स पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ लेंगे वो SBRT और उसका ट्रायल। तो अब कब हम लोग पेशेंट का ये कर सकते हैं, सर्जरी करनी है, कौन सी सर्जरी करनी है, न्यूमेरेक्टमी करनी है, लोबेक्टमी करनी है, सेगमेंटल करनी है कि सब लोबार डिसेक्शन करना है कि वेज डिसेक्शन करना है। तो इतने टाइप के सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं। तो अब ट्रायल आया जिन्सबर्ग, ठीक है, जिन्सबर्ग ने कंपेयर किया लोबेक्टमी वर्सेस लिमिटेड डिसेक्शन, और ये ट्रायल 1998 में हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि लोबेक्टमी शुड बी द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ केयर फॉर अर्ली स्टेज ऑन स्मॉल सेल लंग कैंसर। और तब बोला था, तब पेरी ऑपरेटिव कीमोथेरेपी नहीं थी, प्री ऑफ कीमोथेरेपी नहीं थी, CTRT भी इतना अच्छा नहीं होता था। तो तब भैया लोबेक्टमी वाज द मिनिमम ऑप्शन, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो RJ जिन्सबर्ग एट अल, ठीक है, 1995 में पब्लिश हुआ, 1988 तक रिक्रूवल हुआ था। और इसने बोला कि आपको अगर आप लोबेक्टमी करते हो तो कैप्लियन में सर्वाइवल भी इम्प्रूव है, रिकरेंस फ्री सर्वाइवल भी इम्प्रूव है। तो 75% इंक्रीज हुआ है रिकरेंस रेट, वो डिक्रीज हुआ है रिकरेंस रेट। ओवरऑल डेथ रेट में भी 30% इंक्रीज हुआ है। इफ आप लिमिटेड रिसेक्शन करते हो तो आपको कैंसर स्पेसिफिक मोर्टेलिटी भी इंक्रीज हुई है। तो आप नहीं करो पेशेंट की लोबेक्टमी ही करो, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट आया कि सेगमेंटेक्टमी कब करनी है, या पेरेन्काइमा प्रिजर्वेशन या लेस मॉर्बिड बेटर क्वालिटी लाइफ है। प्रॉब्लम क्या है कि इसको भैया लोब को तो अलग से हम निकाल लेते हैं, पर सेपरेट सेगमेंट को हर कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो आंखों से दिखता नहीं, उसकी पूरी एनाटॉमी क्लियर होनी चाहिए। तो उतना सर्जन को ट्रेन होने की बहुत जरूरत, टेक्निकली डिमांडिंग। लिम्फ नोड डिसेक्शन इसमें डिफिकल्ट हो जाते हैं, और इक्विवेलेंट ऑन्कोलॉजिकल आउटकम है कि नहीं। तो दो रैंडमाइज्ड एविडेंसेस आए, दैट इज JCOG 0802, ठीक है, एंड CALGB 1400503 140-503। तो इन दोनों ने बोला कि segmentectomy only is also sufficient, even wedge resection is also sufficient, ये CALGB ने बोला। तो ये फेज 3 रैंडमाइज्ड एविडेंसेस हैं, जिन्होंने बोला लेस देन 2 सेंटीमीटर का ट्यूमर है और आप 2 सेंटीमीटर मार्जिन निकाल पा रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को आप सेगमेंटेक्टमी भी कर सकते हैं या वेज रिसेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नो डिफरेंस इन द ओवरऑल पेरीऑपरेटिव मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। एंड इसने बोला लेस एयर लीक होता है, आईसीयू डिटेंशन कम रखना पड़ता है विद सेगमेंटेक्टमी, शॉर्ट कम आउटकम्स बेटर है। तो जो 08 था उसका नाम था आसामुरा एट अल। तो आसामुरा को याद रख लो, इसने आसामुरा ने आशा दी, क्या आशा दी, आशा होता है पर फिर भी आशा दी कि आप सेगमेंटेक्टमी करो, तो आप ओवरऑल सर्वाइवल आपका बेटर है, रिकरेंस रेट भी कम है, इम्प्रूवमेंट पोस्ट ऑप जो हम PPO देख रहे थे वो भी हमें काफी अच्छा मिल रहा है। Recurrence rate was double, no? Not in segmentectomy. No. Recurrence rate was double in segmentectomy in Local recurrence was more. Yeah, sorry. Yeah, local recurrence was more. पर OS में कोई डिफरेंस नहीं आया है ना? हाँ, OS was superior, but local recurrence was double in JCOG, and CALGB was non-inferior. ठीक है। फिर अल्टॉर्की एट अल जो है, अल्टॉर्की एट अल इज CALGB, इसने बोला कि आपको लोकल रिकरेंस तो इसमें भी बड़ी हुई है पर इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है, पर OS कंपैरेबल है। तो फाइनली इन दोनों का ट्रायल आया कि सेगमेंटेक्टमी, जो सुजियो ने बोला कि OS जो है सुपीरियर है और लोबार रिसेक्शन ने बोला कंपैरेबल है। DFS इसमें नॉन इंफीरियर है, लोकल रिकरेंस इसमें डबल था, सॉरी मैंने मिस किया, और इसमें हायर है पर नॉन सिग्निफिकेंट है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इसमें अच्छे हैं, दोनों के बढ़िया है। तो आप सेगमेंटेक्टमी एंड सब लोबार रिसेक्शन इस एविडेंस के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है।
फिर आ जाइए हाइपोथेसिस क्या है अपनी कि वेज रिसेक्शन और ये पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो जेसीओजी का ही ये है, नाकामूरा इसका दूसरा नाम है, नाला सेम नाम के दो साइंटिस्ट है, सेम रिजल्ट है। तो ये हमारा कवर हो गया। तो टेक अवे क्या है कि हमको लेस देन 2 सेंटीमीटर, जिसमें 2 सेंटीमीटर मार्जिन अचीव कर सकते हैं, उसको हमको सब लोबार रिसेक्शन करना है। मोर देन 2 सेंटीमीटर वाले को लोबेक्टमी करना है। अब वो मिनिमली इन्वेजिव करेंगे कि कैसे करेंगे ये बताएंगे। तो N0 लेस देन 2 सेंटीमीटर लोबा सब ये सेगमेंटेक्टमी और वेज रिसेक्शन सब लोबार कर सकते हो। मोर देन 2 सेंटीमीटर के लिए लोबेक्टमी और सिस्टमिक लिम्फ नोड रिसेक्शन करना ही करना है। पेरेन्काइमा प्रिजर्वेशन से अप्रोचेस भी आ गई हैं, उससे हम न्यूमेक्टमी अवॉइड कर सकते हैं, स्लीव रिसेक्शंस कर सकते हैं, टेक्निकली पॉसिबल है। इससे भी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड पेरी ऑपरेटिव मॉर्टेलिटी सब कम हो गया है। तो एक ये आउटकम ऑफ स्लीव लोबेक्टमी वर्सेस न्यूमोनेक्टमी है, ठीक है। प्रोपेनिसिटी स्कोर मैच स्टडी है, चेन एट ऑल एक किया था। इसने बोला कि 5 ईयर ओएस में इम्प्रूवमेंट है, मॉर्बिडिटी भी कम रहती है, 90 डे मोर्टालिटी भी कम रहती है। तो स्लीव रिसेक्शंस कैन आल्सो बी डन। पर ये रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस है। अब ओपन करना है, वैट्स करना है, यूनिपोर्टल करना है कि रोबोटिक करना है। तो वैट्स का एक ही ट्रायल मैंने याद रखा है, दैट इज वॉयलेट ट्रायल। वॉयलेट ट्रायल एक रैंडमाइज ट्रायल था। उसने बोला कि इस वैट लोबेक्टमी बेटर है देन लोबेक्टमी इन फिजिकल फंक्शन। तो ओवरऑल सर्वाइवल बेनिफिट तो नहीं मिला, पर इनको फिजिकल फंक्शन, हॉस्पिटल स्टे, एनाल्जेसिक रिक्वायरमेंट्स, ये सब इनको बेटर मिला। कम करना पड़ता है इनको, ठीक है। तो R0 एंड R1 रिसेक्शन कंपेरेबल है। लिम्फ नोड अपस्टेजिंग वैट्स में बल्कि ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू ओपन, ठीक है। तो हम लोग वैट्स में हमको पता है जो मिनिमल इन्वेसिव के फायदे, पेन कम होता है, हॉस्पिटल स्टे कम करना पड़ता है, पर एक दिन का ही डिफरेंस आया इनके हॉस्पिटल स्टे में। ब्लीडिंग और एयर लीक थोड़े ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू ओपन, पर रिसेक्शन और लिम्फ नोड रिसेक्शन और थोरेकोटॉमी के कंपैरिजन में ये सब कंप्लीटनेस में, मतलब R0 रिसेक्शन में कोई इशू नहीं है, ब्लीडिंग एंड एयर लीक थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। तो हॉस्पिटल डे स्टे सिग्निफिकेंट आया, POD4 में पेन डिक्लाइन हुआ था, लिम्फ नोड अपस्टेजिंग और ये सब इकम्पेरेबल है। फिर दूसरा आया कि एक जियानगी एट ऑल था, उसने बोला कि रोबोटिक करेंगे कि वैट्स करेंगे। इसने एक मेटा एनालिसिस करी, उसको कंपेयर किया। तो रोबोटिक में फीजेबल है, सेफ टेक्निक है और बेटर आउटकम भी प्रोवाइड कर सकता है। वह प्रॉब्लम क्या है कि कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो रोबोटिक इज आल्सो कंपेरेबल, ठीक है। तो वैट्स का सिर्फ एक ही ट्रायल याद करो, वॉयलेट, और एक ये वैट्स वर्सेस रैट्स। मिनिमल इन्वेसिव का है तो रैट्स वर्सेस वैट्स, ठीक है। थोरेकोस्कोपिक लोबेक्टमी सेफ एंड वर्सेटाइल, तो वही है, ठीक है। तो 2016 में एक आया पोस्ट ऑपरेटिव पेन इवैल्यूएशन आफ्टर लोबेक्टमी वाया वैट्स। तो ये बेंडन एट ऑल, इसने भी यही बोला कि वैट्स आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वालिटी ऑफ लाइफ पोस्ट ऑफ पेन कम हो रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है, ठीक है। तो बेन डिक्सन, तो एक वॉयलेट था, एक बेंडिक्सन था। तो अब आया हमारा समराइज करने के लिए, मेडिकली इनऑपरेबल पेशेंट है, स्टेज 1 है, लेस देन 2 है, मोर देन 2 है। मोर देन 2 को लोबेक्टमी, लेस देन 2 को सब लोबार, मेडिकली इनऑपरेबल है तो SBRT। और स्टेज 2 का पेशेंट है तो आपको उसको न्यू एडजुवेंट कीमो आयो देना है और फिर सर्जरी करना है। अब हम आएंगे नियो आयो के ट्रायल्स में। उससे पहले ये 2 ट्रायल्स की, कब SBRT करना है तब सर्जरी करना है, तो एक स्टार्स और एक रोसेल, ये दोनों ने पूल एनालिसिस किया और इन्होंने बोला कि आप मेडिकली इनऑपरेबल पेशेंट्स का आप SBRT दे सकते हो, दैट इज कंपेरेबल टू सर्जरी
एंड अभी एक ऑन गोइंग 3 ट्रायल्स चल रहे हैं, एक वैलर ट्रायल, एक सेबर टूथ ट्रायल, एक स्टेबल मेट्स ट्रायल। तो ये 3 ट्रायल्स अभी रैंडमाइज चल रहे हैं और इनके रिजल्ट आते हैं तो हम बता सकते हैं कि मेडिकली इनऑपरेबल में तो हम कर सकते हैं, पर क्या ऑपरेबल, जो मेडिकली ऑपरेबल हैं उनको भी क्या हम एसबीआरटी दे सकते हैं कि नहीं, वो इसको कंपेयर कर रहे हैं, पर अभी रिजल्ट्स अवेटेड है। तो रोजल एंड स्टार ट्रायल, चांग एट ऑल, लैंसेट 2015 में आया था। इसने बोला कि एसबीआरटी वर्सेस लोबेक्टमी इन फर्स्ट स्टेज स्मॉल सेल नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर लेस देन 3 सेंटीमीटर, इनके रिजल्ट्स कंपेरेबल हैं। ठीक है, फिर यूनिपोर्टल वर्सेस यूनिपोर्टल एंड वर्सेस मल्टीपोर्टल, तो यूनिपोर्टल इज आल्सो एक्सेप्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, यूनिपोर्ट भी करो। फिर आ जाओ 1B, अभी तक हमने पढ़ा लेस देन 3 सेंटीमीटर का मैनेजमेंट। लेस देन 3 सेंटीमीटर मतलब 1C। अब उसके बाद के पेशेंट, ठीक है, तो इसके बाद के पेशेंट अगर नोडल डिसीज नहीं है, नोडल डिसीज है, नोडल डिसीज है तो स्टेजिंग ही चेंज हो जाएगी। अगर नोडल डिजीज है, ऑपरेबल है तो ऑपरेबल करेंगे, अगर नहीं और मेडिकली इनऑपरेबल है तो इसमें डेफिनेटिव सीटीआरटी करेंगे। ठीक है, तो अब एक नया इसमें क्या चेंज आया है कि आपने मान लो जिनको ऑपरेट करना था आपने सबको ऑपरेट कर दिया, ठीक है, ऑपरेट करने के बाद आपको एडजुवेंट सिस्टमिक थेरेपी किसको देना है, तो मोर देन 4 सेंटीमीटर एंड N1, ये किसने बोला, एक लेस मेटा एनालिसिस थी। लेस मेटा एनालिसिस ने बोला कि आपको सिस्प्लेटिन देना है एडजुवेंट ट्रीटमेंट में, तभी आप पेशेंट्स को एडजुवेंट सिस्टमिक थेरेपी दो। ठीक है, तो अब सिस्टमिक थेरेपी किसको देना है उसके ट्रायल्स हैं, और आरटी हमको नहीं देना है, तो आरटी ना देने के ट्रायल्स हैं। ठीक है, तो आएंगे हम सुपीरियर सर्कस। अब इसमें जो स्टेज 2B से लेके 3A तक, सॉन्ग एक डाउट है, हम 3A में तो ठीक है NACT या NACT RT दे के ऑपरेट करते हैं, बट स्टेज 2 में भी अब NACT देना है, उसको अपफ्रंट नहीं कर सकते ऑपरेट? आजकल इम्यूनोथेरेपी का कॉन्सेप्ट आया है ना, उसने सब हिला दी। एक्चुअली अगर आप आईओ दे सकते हो तो आप न्यू एडजुवेंट इम्यूनोथेरेपी दे सकते हो स्टेज 2 में भी, But that is ongoing trial, I think. ऑनगोइंग ट्रायल नहीं, इनको रिजल्ट आ गए हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं करना है। अभी T3 तक हम ऑपरेट करेंगे, T4 अभी तक कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, तो CA तक, तो अभी 3A में न्यू एडजुवेंट देना है और 3B में CTRT देना है, यही है ना अपना मुद्दा अभी? हाँ, और 1-2 को डायरेक्टली ऑपरेट करना है। हाँ ठीक है, तो क्योंकि वो आएगा गाइडलाइन में, आईओ के आने से सब चेंज हो रहा है। ठीक है, तो 2B से 3A तक है सुपीरियर सर्कस, चेस्ट वॉल, कहाँ कहाँ ट्यूमर है उसके। तो जो सुपीरियर सर्कस ट्यूमर है इसमें हमको प्री ऑपरेटिव कंकरेंट कीमो रेडिएशन देना है। ये एक ही ऐसा ट्यूमर है जिसमें हम प्री ऑपरेटिव कंकरेंट कीमो रेडिएशन देते हैं और उसके बाद सर्जरी भी करते हैं और एडजुवेंट सिस्टमिक थेरेपी भी देते हैं अगर वो ऑपरेबल है। तो ये सुपीरियर सर्कस ट्यूमर 33N0, इसका ट्रायल है इंट। अब इंट का आगे की वैल्यू मुझे याद नहीं है, मैं बताऊंगी। तो इसका सिर्फ एक ही ट्रायल है 0116 या ऐसा कुछ, ये तो मुझे इसोफेगस का लग रहा है। ठीक है, तो मैं इंट का कौन सा ट्रायल है बताऊंगी, पर ये सुपीरियर सर्कस ट्यूमर है जिसको प्री ऑपरेटिव कंकरेंट कीमो रेडिएशन के बाद सर्जरी कर सकते हैं। ये ऑप्शन सिर्फ इसके पास ही है। और अगर और भी दे सकते हैं ना स्टेज 3A में भी, लाइक दे तो सकते दोनों, NACT और CRT। अरे अभी तो सुपीरियर सर्कस ट्यूमर की बात कर रहे हैं डॉक्टर राकेश। ओके, वो बोले ना सुपीरियर सर्कस ट्यूमर को अगर वो ऑपरेबल है तो प्री ऑपरेटिव कंकरेंट कीमो रेडिएशन करेंगे एंड सर्जरी करेंगे। और सुपीरियर सर्कस ट्यूमर अगर इनऑपरेबल है, अनरिसेक्टेबल है, तो डेफिनेटिव CTRT देंगे। ठीक है, इसका ट्रायल है इंट 0160 एंड स्वॉग 9416। इसने बोला रश एट ऑल,
2007 में आया था कि अगर आप सुपीरियर सल्कस ट्यूमर है, इसको आप अपफ्रंट नहीं NART दो, ठीक है, NART दो, उसके बाद आप इसकी सर्जरी करो और फिर एडजुवेंट भी दो। तो ऐसा करने से आप 34% का सर्वाइवल इम्प्रूव करते हैं, आई थिंक। हाँ, 55% PCR है, 5-year OS 54% है आफ्टर कंप्लीट रिसेक्शन एंड 44% है जिसने CTRT लिया है। और 33 मंथ्स का इसमें आपको बेनिफिट होगा। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखने की जरूरत है कि इस ट्रायल ने ये बोला कि आप सुपीरियर सल्कस ट्यूमर को NART के बाद सर्जरी करोगे, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो एडजुवेंट भी दो। कीमो आरटी ना, कीमो आरटी, ठीक है। तो इंडक्शन कीमो आरटी, फिर सर्जरी 45 to 50 ग्रे आप दोगे, उसके बाद इफ डेफिनेटिव दोगे तो 60 ग्रे दोगे। अब इम्यूनोथेरेपी का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो एडजुवेंट में इम्यूनो देना है कि कीमो देना है, इनके ट्रायल्स पड़ेंगे। फिर चेस्ट वॉल इन्वेजन है, ट्रैकिया, कराइना, मीडियासिनम, ये सब चीजें रेयर वाली चीजें इन्वॉल्व हैं। तो अगर सर्जरी आप कर पा रहे हैं, आर्जियल रिसेक्शन अचीव कर पा रहे हैं, तो वो करिए और एडजुवेंट सिस्टमिक थेरेपी। इफ मार्जिन पॉजिटिव आएगी तो आपको ऑफकोर्स CTRT देना ही पड़ेगा, क्योंकि RT से उसको ही देना है जिसका R1 रिसेक्शन है। N2 में RT का कोई रोल नहीं है, ठीक है। एंड इफ नहीं कर पा रहे हो तो सिस्टमिक थेरेपी एंड कंकरेंट कीमो रेडिएशन दो, पेट स्कैन में इवैल्यूएट करो, सर्जरी फीसिबल तो सर्जरी करो, नहीं है। और 3A के ऊपर वालों को चेस्ट वॉल, ट्रैकिया, कराइना, इनको डेफिनेटिव CTRT देना है, ठीक है। ये सब सबसाइट्स हैं लंग कैंसर में डिस्कस हुई हैं इसलिए, ठीक है। अब जो डॉक्टर राकेश बोल रहे थे, ये वाला पॉइंट, ठीक है। N2 आया, आपने डायग्नोस कर लिया, मीडियासिनल स्टेजिंग में N2 आया है, तो अब हम क्या करेंगे, या तो डेफिनेटिव CTRT देंगे, उसके बाद डुर्वालुमैब देंगे, तो ये बोला पैसिफिक ट्रायल, या फिर ओसिमर्टेनिब देंगे, ये बोला अडोरा ट्रायल। एक ऐसा लॉरा ट्रायल भी था ना, पर वो नेगेटिव आया। डोरा ट्रायल यहाँ नहीं है, ये मेटास्टेटिक सेटिंग में है, ठीक है। तो अडोरा is for adjuvant early stage, LAURA is for late stage, ठीक है। पर हैं दोनों ओसिमर्टेनिब के ही। तो अडोरा ने बोला कि आप, तो ये अडोरा कैसे आया वो भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, क्यों पैसिफिक के बाद उसको अडोरा की जरूरत पड़ी। तो पैसिफिक ने बोला कोई भी मॉलिक्यूलर स्टेजिंग हो, T1 T3 N2 डिसीज का पेशेंट आएगा तो आप डेफिनेटिव CTRT दे दो। तो यहीं पे पूरा झगड़ा है। तो ये नॉर्मली हम लोग N2B वालों के लिए फॉलो करते हैं, N2A वालों को हम सिस्टमिक कीमोथेरेपी प्लस माइनस RT देते हैं, ठीक है। सर्जरी करेंगे और एडजुवेंट सिस्टमिक थेरेपी देंगे। तो इंडिया में यही फॉलो होता है। उसका रीजन ये है कि इंडिया के हमारे पेशेंट डुर्वालुमैब और ओसिमर्टेनिब अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अब अफोर्ड ही नहीं कर पाते तो हम ये उसका एडवांटेज ट्रीटमेंट का कैसे दे पाएंगे। ऑल्दो ये कितना भी बेस्ट हो गई, सोना बरसा रहा हो, तो भी अगर हम पेशेंट को दे ही नहीं पा रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो इंडिया में मोस्टली ये फॉलो होता है, सिस्टमिक थेरेपी देंगे, उसके बाद सर्जरी के लिए ट्राई करेंगे, कर पाएंगे तो करेंगे, वरना एडजुवेंट सिस्टमिक थेरेपी देंगे, ठीक है। तो सेंट्रल ट्यूमर्स का एक डेफिनेशन मान लो 2 नंबर का पूछते हैं तो क्या है, तो एक ILC कमिटी बोलती है विद इन 2 सेंटीमीटर ऑफ मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर्स। तो ये इसको सेंट्रल ट्यूमर बोलने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सेंट्रल ट्यूमर्स को SBRT करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर के पास किसी भी मीडियास्टिनल का क्रिटिकल स्ट्रक्चर है, इसोफेगस, ब्रोंकस, हार्ट, मेजर ब्लड वेसल, स्पाइनल कॉर्ड, फ्रेनिक नर्व, RLN, इनके पास में 2 सेंटीमीटर पर कोई स्ट्रक्चर रहेगा तो उसको सेंट्रल ट्यूमर बोलेंगे, ठीक है। अब आए हम पढ़ेंगे ट्रायल्स, किसको पोस्ट ऑफ RT देना है, किसको नहीं देना है। तो बस इतना याद हो, कंक्लूजन ये है N2 को नहीं देना है, R1 को देना है, ठीक है। इसके 2 ट्रायल्स थे, एक LART ट्रायल था, एक पोर्ट C ट्रायल था,
ठीक है। और इसके अलावा सर्जरी वर्सेस कीमो आरटी, तो अगर आप ये वाले ट्रायल्स मान लो एक बार को भूल भी जाते हो, EORTC ये वाले ट्रायल, पर इसको नहीं भूलना है, ठीक है। पैसिफिक 1, पैसिफिक 2, लॉरा एंड इनको नहीं भूलना है, क्योंकि ये अब प्रैक्टिस नहीं होता कि कीमो आरटी वर्सेस सर्जरी, ये अब प्रैक्टिस नहीं होता, पर इनके ट्रायल्स बता दिए हैं। क्वेश्चन आता है कंपेयर न्यू एडजुवेंट ये कीमो आरटी, डेफिनेटिव कीमो आरटी वर्सेस सर्जरी, तो इसमें आपको ये 3 ट्रायल प्लस स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पोस्ट ऑप आरटी हिस्टोरिकली N2 में देते थे, अब N2 में नहीं देते हैं। तो ये किसने बोला? एक लंग आर्ट ट्रायल है, इसने बोला पोस्ट ऑप, क्या पोस्ट ऑफ रेडियोथेरेपी जरूरी है N2 डिसीज के लिए? तो बोला कि नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो 3 year now port or RT cannot be recommended standard of care for post R0 resection for stage 2 और N2 को हमको कोई देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने R0 अचीव किया है, R1 किया है तो आपको देना है, N2 में हो चाहे किसी में भी हो, पर अगर आपने R0 अचीव किया है तो आपको नहीं देना है RT। तो ये लंग RT का ट्रायल था। लंग RT did not show any benefit of routine RT to N2 disease। फिर पोर्ट सी ने भी सेम बोला, N2 डिसीज है, आपने ऑपरेट कर दिया, क्या उसको पोस्ट ऑफ आरटी देने की जरूरत है? तो इसने भी सेम बोला, R0 किया है तो आरटी नहीं देना है। फिर लेस मेटा एनालिसिस, लेस मेटा एनालिसिस को मैंने आपको क्या बताया था कि एडजुवेंट कीमो देना है। किसको देना है? मोर देन 4 सेंटीमीटर और N+, ठीक है। इन सब पेशेंट को एडजुवेंट सिस्टमिक थेरेपी देना है। कौन सी दोगे? सिस्प्लेटिन बेस। तो लेस या फिर पीजनन एट ऑल, इसने बोला कि आप 4 सेंटीमीटर वाले पेशेंट को और नोड पॉजिटिव पेशेंट को कीमोथेरेपी दो, उसमें आपको OS बेनिफिट मिलेगा। कितना मिलेगा? 5.4% मिलेगा, ठीक है। अब ये अडोरा ट्रायल का है, अडोरा ट्रायल बताऊंगी आगे। अब कैन एडजुवेंट कीमोथेरेपी इंक्रीज द सर्वाइवल ऑफ R0 रिसेक्शन, तो ये सेम है वो ही शायद। तो इसका एक लेस था, एक इंटरनेशनल एडजुवेंट लंग ट्रायल था, IALTB ट्रायल था। इसने ना थोड़ी ड्रग्स अजीब सी यूज की है, पर इसने भी बोला है कि OS इंक्रीज होता है, DFS भी इंक्रीज होता है, तो एब्सोल्यूट 4.1% का एब्सोल्यूट बेनिफिट है। तो एक लेस लिखोगे और एक IALT लिखोगे, जिसने बोला एडजुवेंट हमको कीमो देना है, ठीक है। अब आया रोल, ठीक है, कीमो तो देना है, पर क्या एडजुवेंट इम्यूनोथेरेपी देना है? तो इतने सारे ट्रायल्स हैं, पर मैं सिर्फ 2 ट्रायल्स बताऊंगी। आई एम ऑल्सो रिड्यूसिंग, बट इससे ज्यादा मैं रिड्यूस नहीं कर सकती। तो IM पावर 10 एंड IM कीनोट 91, इन दोनों ने बोला कि आपको एडजुवेंट दे सकते हो इम्यूनोथेरेपी। क्या दे सकते हो? एटिजोलिजुमैब ने बोलो मैं बहुत पावरफुल हूँ, आप मुझे दो। तो अब देखो, मैंने इसको ना एक अच्छा तरीका बताया। 10 है, IM पावर 10 और 91 को ऐड करो तो भी 9 और 1 10 ही होता है, ठीक है। तो 10 वाला जो है वो एडजुवेंट ट्रायल्स है, IM पावर 10 एंड कीनोट 91। कीनोट देगा पेम्ब्रोलिजुमैब, पावर जहां पे भी आता है, ब्रेव जहां पे भी आता है, मतलब IM जहां भी आता है वहां पे एटिजोलिजुमैब आता है। तो कीनोट 010 ऑलरेडी आ चुका है पुराने क्वेश्चंस में, तो IM पावर 010 आ सकता है, ठीक है। फिर इसने बोला कि अगर आपका तो आप पेशेंट की सर्जरी करोगे, सर्जरी करने के बाद आप कोई भी पेशेंट होगा उसको EGFR, अल्क और PDL1 ये 3 बायोमार्कर जरूर कराने हैं, ठीक है। चाहे आप पेशेंट को कोई सी भी स्टेज में ऑपरेट करो, ये बायोमार्कर जरूर कराने हैं। अगर EGFR पॉजिटिव हुआ तो osimertinib देंगे, अगर अल्क पॉजिटिव हुआ तो
इलेक्टिनिब देंगे, ठीक है। और PDL1 पॉजिटिव हुआ तो क्या देंगे देखना पड़ेगा। तो हाँ पेम्ब्रो और ये देंगे एटिजोलिजुमैब, ठीक है। तो अडोरा ट्रायल जो है उसने बोला आपको ओसिमर्टिनिब देना है 3 साल तक, ठीक है। 80 mg का डोज है। इसके बाद आया न्यू एडजुवेंट ट्रीटमेंट। न्यू एडजुवेंट ट्रीटमेंट किसको देना है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगी। मैंने एक अच्छी स्लाइड बनाई है किसको न्यू एडजुवेंट देना है। तो ये जो मैंने 3 ट्रायल्स आपको बोले थे कि EORTC 08941, ठीक है, INT 0139 और ESPA2, ये जो 3 ट्रायल्स हैं इन्होंने बोला कि CT-RT दे के और सर्जरी करके दोनों आपस में कंपेरेबल हैं, कोई नॉन इंफीरियर नहीं है, बल्कि सर्जरी करने से मोर्टालिटी ज्यादा हो रही है। तो आप डेफिनेटिव CT-RT दे सकते हो। ये किसने बोला, ESPA2 INT 0139 एंड EORTC। इसके मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ नाम भर के लिए बहुत है, हमको पैसिफिक अच्छे से याद करना है। तो पैसिफिक ट्रायल पे आएंगे। निकल गया क्या भाई, न्यू एडजुवेंट के ट्रायल्स आ गए, आगे होगा 3 में होगा, तो ठीक है। तो अभी इसको पढ़ेंगे कि हमने सर्जरी करी, कोई न्यू एडजुवेंट थेरेपी पहले नहीं दी थी, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग करी, तो अल्क म्यूटेंट के पेशेंट को इलेक्टिनिब देंगे, ये बोला अलीना ट्रायल ने। EGFR म्यूटेशन को ओसिमर्टिनिब देंगे 3 साल के लिए, बोला अडोरा ट्रायल ने। PDL1 मोर देन 1% है कि PDL1 लेस देन 1% है, मोर देन 1% है तो वही IM पावर 10 और कीनोट 91, दैट इज एटिजोलिजुमैब एंड पेम्ब्रोलिजुमैब। एंड लेस देन 1% है तो आप कीमोथेरेपी प्लस माइनस इम्यूनो चेकपॉइंट इनहिबिटर दे सकते हो। तो ये कंक्लूजन है एडजुवेंट ट्रीटमेंट का, ठीक है। तो मोर देन 4 सेंटीमीटर N1 है, ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हम एडजुवेंट ट्रीटमेंट देंगे। अब आ जाओ न्यू एडजुवेंट। न्यू एडजुवेंट में हमारे पास इम्यूनो चेकपॉइंट इनहिबिटर ये पढ़ लिए हमने 10 और 91, इसको ही हम पर्ल्स बोलते हैं, ठीक है। तो पर्ल आ जाए या 91 आ जाए, कीनोट इज द सेम। न्यू एडजुवेंट में सिर्फ एक ट्रायल है, दैट इज 816। ये 816 अकेला एक ट्रायल क्यों है, क्योंकि इसके बाद ये ना सर्जरी करता है, 3 साइकिल देने के बाद सर्जरी करता है, फिर एडजुवेंट नहीं देता, इसलिए ये सिर्फ न्यू एडजुवेंट ट्रायल है। एंड जो बाकी ट्रायल है दैट इज पेरी ऑपरेटिव, ये 4 साइकिल पहले देंगे 4 साइकिल बाद देंगे, 3 साइकिल पहले देंगे 3 साइकिल बाद देंगे, तो जैसा हम प्लॉट में देते हैं वैसा देते हैं। तो ये पेरी ऑपरेटिव के 4 ट्रायल्स है। तो यहाँ पे 10 था, यहाँ पे IM पावर 30 है, ये 671 एंड एगन। तो अब जितने याद हो जाए उतने याद कर लो भाई, पर ये सब इम्पोर्टेंट ट्रायल्स हैं, ठीक है। तो न्यू एडजुवेंट में निवोलुमैब देंगे। ये लास्ट वाला फिर से दिखा ना, इसमें पैसिफिक कहाँ गया? ये पैसिफिक अभी सिर्फ डेफिनेटिव CT-RT का, ये हम लोग कीमोथेरेपी के IO के ट्रायल्स पढ़ रहे हैं। ओके ओके, ठीक है। तो उसमें तो डेफिनेटिव CT-RT में तो सिर्फ एक ही ट्रायल पढ़ना है, दैट इज पैसिफिक, और पैसिफिक के बाद अडोरा, ठीक है। बट इसमें IO में न्यू एडजुवेंट है, पेरी ऑपरेटिव और एडजुवेंट है। तो न्यू एडजुवेंट में निवोलुमैब अकेला सिर्फ देता है, दैट इज चेकमेट 816। एडजुवेंट में एटिजोलिजुमैब एंड पेम्ब्रोलिजुमैब, कीनोट 91 एंड 010। एंड पेरी ऑपरेटिव में डुरवालुमैब, पेम्ब्रोलिजुमैब एंड निवोलुमैब, ठीक है। तो डुरवालुमैब वाला एगन ट्रायल है, पेम्ब्रोलिजुमैब वाला 671 ट्रायल है, निवोलुमैब वाला 77T ट्रायल है, ठीक है। तो न्यू एडजुवेंट देने के फायदे क्या हैं? माइक्रोमेटास्टेसिस डिसीज को एरेडिकेट करता है, ट्रीटमेंट इनिशिएट कर देता है, पेशेंट का कंप्लायंस इंप्रूव करता है, पैथोलॉजिकल रिस्पांस इंप्रूव करता है,
और एडजुवेंट अलाउज फास्टेस्ट टाइम टू सर्जरी, कोई रिस्क प्री सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन सिस्टमिक थेरेपी देके क्रिएट नहीं करता है, enables longer treatment duration for systemic control and more flexible timing post operative surgery। तो ये दोनों के इनके बीच का आया पेरी ऑपरेटिव, इसने दोनों के फायदों को कवर किया, तो इसलिए हम लोग पेरी ऑपरेटिव ट्रीटमेंट देते हैं। तो एक ये ट्राई कहीं से चुराई गई है पर बहुत अच्छी स्लाइड है, इसने ना पूरे इम्यूनोथेरेपी के ट्रायल्स को कवर कर लिया है। तो एक जो एडजुवेंट थेरेपी वाली है दैट इज IMpower 10 एंड कीनोट 91, जिसमें कीमो के साथ एटिजोलिजुमैब एंड पेम्ब्रोलिजुमैब देनी है। फिर न्यू एडजुवेंट इम्यूनोथेरेपी का ट्रायल है 816। सिर्फ ये वाली एक स्लाइड अगर याद कर लो, इसको रोज एक दीवार पे चिपका लो या कुछ कर लो, इससे तुम्हारे काफी इम्यूनोथेरेपी के ट्रायल्स कवर हो जाएंगे जो हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 816 इसने बोला निवोलुमैब 3 साइकिल देना है, फिर सर्जरी करना है, एडजुवेंट नहीं देना है। पेरी ऑपरेटिव में कीनोट 671 पेम्ब्रोलिजुमैब कीमो के साथ, तो ये पेरी ऑपरेटिव के ट्रायल्स को सब के कीमो के साथ देना है। एडजुवेंट में किसी में कीमो देना है, किसी में कीमो नहीं देना है। तो आप थोड़ा मतलब ऐसा कि सबको कीमो के साथ ही दे दो, क्योंकि किसको कीमो के साथ देना है किसको कीमो के साथ नहीं देना है उसमें और कंफ्यूज हो जाओगे, तो सबको कीमो के साथ दे दो, ठीक है। फिर चेकमेट 788 निवोलुमैब ईगन दुर्वालुमैब। फिर IMpower 30, पावर जहाँ पे आता है या IM जहाँ पे आता है वो एटिजोलिजुमैब होता है। फिर नियो टॉर्च का एक बनता है, टॉर्च T for टॉर्च, T for टोरीपालिमैब। कितने याद होंगे नहीं पता है, 2 याद एटलीस्ट कर लो, ठीक है। तो इसने बोला कि 50% ऑफ जो पेशेंट्स रहते हैं एडवांस मतलब मेटास्टेटिक में जितने भी पेशेंट आते हैं, पैसिफिक कहीं गायब ही हो गया यार मेरा, आ ही नहीं रहा है, हाँ ये है। तो पैसिफिक जो है उसने बोला कि आप पेशेंट को अगर N2 डिसीज है तो हम किसको दे रहे हैं, जिसको मोर देन 3 सेंटीमीटर बल्कि लिम्फ नोड मल्टी स्टेशन लिम्फ नोड है, ऐसे पेशेंट को CTRT दो, डेफिनेटिव CTRT दो, उसके बाद दुर्वालुमैब दो 1 साल, ठीक है। तो अब इसका जो सब ग्रुप एनालिसिस था उसने बोला कि आपका फायदा तो हो रहा है, OS का फायदा बहुत हो रहा है दुर्वालुमैब देने से, ठीक है, प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल भी इम्प्रूव हो रहा है, 5 ईयर का रिजल्ट आया तो उसने बोला OS भी बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब हमने सब ग्रुप एनालिसिस किया तो बोला कि EGFR पॉजिटिव पेशेंट उतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं जो EGFR नेगेटिव कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, ठीक है अगर नहीं कर रहा है तो हम क्या करें भाई, इसको ओसिमरटेनिब दे दो, ठीक है। तो ये बोला लॉरा ट्रायल में, तो ये बोला लॉरा ट्रायल में, लॉरा ट्रायल एडवांस वाले के लिए था ना, अडोरा तो एडजुवेंट था, लॉरा एडवांस ट्रायल है। तो इसने बोला कि आप EGFR वाले पेशेंट को, जो लोग पैसिफिक से अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, उनको आप ओसिमरटेनिब दो, ठीक है। तो ये हुआ लॉरा ट्रायल। तो देना यही है, कीमो-RT देना है, ठीक है। दुर्वालुमैब दोगे आप पैसिफिक ट्रायल पे, पर अगर पेशेंट EGFR पॉजिटिव आ गया तो आप उसको दोगे ओसिमरटेनिब, ये बोला लॉरा ट्रायल ने, ठीक है। तो डेफिनेटिव CTRT वाला ट्रीटमेंट में हमको बल्कि कम ट्रायल्स याद करने हैं, एक पैसिफिक याद करना है और एक ये लॉरा ट्रायल याद करना है। न्यू एडजुवेंट इम्यूनोथेरेपी में तो बहुत सारे ट्रायल्स हैं, ठीक है, तो ये चलेगा। तो पैसिफिक के आने के बाद एस्मो ने भी 3A N2 में इसको ऐड कर दिया है, एस्को ने भी बोल दिया है कि 3A रहता है N2 रहता है तो आप डेफिनेटिव CTRT दो। इवन NCCN ने भी यही बोला है, पर हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पेशेंट उतने अफोर्डिंग नहीं है, इसलिए हमको पहले सिस्टमिक थेरेपी देनी पड़ती है या आयो देना पड़ता है, उसके बाद सर्जरी करते हैं, ठीक है। ठीक है, समरी क्या है, रिसेक्टेबल पेशेंट है,
ठीक है, अगर आपका पेशेंट आयो वगैरह के लिए अफोर्डेबल है तो नियो एडजुवेंट कीमो आयो दो, अनरिसेक्टेबल पेशेंट है तो कीमो आरटी दो, मेंटेनेंस में दुर्वालोमैब दो या ओसिमार्टिनिब दो। तो ये था अपना पैसिफिक एंड लॉरा। न्यू एडजुवेंट आयो में हमने पढ़ा कीनोट 671, ठीक है, 861 और 770 चेकमेट और IM पावर 30। 816 था ना, 8 का डबल 16। ओह वाह, चलो कुछ तो याद करवाया आपने भी, मैं याद कर करके पक चुकी हूँ। 816 एंड 671 770 एंड IM पावर 30, ठीक है। तो ये ट्रायल्स है न्यू एडजुवेंट इम्यूनो के। इसमें 816 वाला जो है वो सिर्फ न्यू एडजुवेंट देता है, बाकी सब पेरी ऑपरेटिव है, ठीक है। सुपीरियर सर्कस ट्यूमर में हमारा इंट वाला ट्रायल था 160। तो इसने बोला था कि आप प्री ऑपरेटिव के बाद सर्जरी करो, तो ये हमारा लोकली एडवांस का हो गया। ठीक है, अब आया एक क्वेश्चन आया है ओलिगोमेटास्टैटिक में। ओलिगोमेटास्टैटिक में आपको सर्जरी करनी है कि कंसोलिडेटिव आरटी देना है कि क्या करना है। तो इसके सिर्फ दो ट्रायल्स याद रखो, एक सैबर कॉमेट एंड एक ओलिगोमेज, ठीक है। तो ओलिगोमेज ने बोला कि लोकल कंसोलिडेटिव थेरेपी अगर करते हैं, दैट इज सर्जरी या आरटी या एसबीआरटी, सर्जरी इज प्रेफरेबल। तो ये ब्लू वाला कर्व उसका है। तो लोकल कंसोलिडेटिव थेरेपी, इसमें आते हैं सर्जरी, एसबीआरटी एंड आरटी। तो लिमिटेड 0 to 3 ओलिगोमेटास्टैटिक डिसीज है, सॉरी 0 to 3 ओलिगोमेटास्टैटिक डिसीज है। तो ऐसे पेशेंट्स को आप अगर लोकल कंसोलिडेटिव थेरेपी देते हो तो उसको ओएस बेनिफिट मिलता है। कितना मिलता है? 41.2 मंथ्स वर्सेस 17 मंथ्स, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, ठीक है। तो काफी बेनिफिट मिल रहा है। तो इसलिए हमको ओलिगोमेज ट्रायल याद रखना है, ओलिगोमेज। और दूसरा एक ट्रायल था सैबर कॉमेट। सैबर कॉमेट ने 1 to 5 मेट्स लिए थे, ओलिगोमेज ने 0 to 3 लिए थे, ठीक है। ये देख लो, ये इसमें दिखाया ये 41 and 17। तो हमको अच्छे से देखना है कि हमारा जो पेशेंट है वो हम सही पेशेंट चूज कर रहे हैं कि नहीं। ब्रेन में मेट्स है, लंग में है कि एड्रिनल में है। N0 डिसीज होनी चाहिए, लोबेक्टमी इफ पॉसिबल तो बहुत अच्छी बात है। PFI बहुत अच्छा होना चाहिए, ड्राइवर म्यूटेशंस या एडिनोकार्सिनोमा पता होना चाहिए, पेशेंट का यंग एज है। और ऐसे पेशेंट को भैया MDT ले जाओ। इवन लंग के तो मैं बोलती हूँ सभी पेशेंट को MDT ले जाओ, बिकॉज न्यू एडजुवेंट, एडजुवेंट डेफिनेटिव CTRT बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। फिर एक सिंडास ट्रायल है, ये भी ओलिगोमेटास्टैटिक का है, पर 2 ट्रायल्स बस याद रखो, बहुत ज्यादा ट्रायल्स हो गए क्यों। ओलिगोमेज ट्रायल एंड सैबर कॉमेट ट्रायल। अब हम आ गए, हमने अपफ्रंट पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ठीक है। अगर और पूछे वो तो ये सब ट्रायल्स जो है ना, ये ओलिगोमेटास्टैटिक के हैं। लोन स्टार, ब्राइट स्टार, नॉर्थ स्टार, ठीक है। सिर्फ नाम लिख देना, ट्रीटमेंट लिख देना। लोन स्टार इम्यूनोथेरेपी कीमो के लिए है, ब्राइट स्टार अल्क पॉजिटिव के लिए है, नॉर्थ स्टार EGFR पॉजिटिव ओसिमार्टिनिब के लिए है, ठीक है। तो ये सब ट्रायल्स भी ओलिगोमेटास्टैटिक के हैं, सब स्टार वाले। तो सैबर एंड ओलिगोमेज, ये 2 ट्रायल्स तो भूलना नहीं है, इनको जरूर पढ़ना है। पर ये प्रॉब्लम थी कि प्री आयो एरा में आए थे, अब पोस्ट आयो एरा में सिंडास वगैरह चल रहे हैं, पर अब इनके रिजल्ट उतने नहीं आए हैं, ठीक है। अब मैंने पढ़ा कि भैया ये हर बार तो इतना पूछ चुका है, अब इस बार अगर मान लो रिकरेंस पूछ ले और मेंशन नहीं करे कि रिकरेंस है कहाँ की। लंग में पेशेंट आया, पिछले बार कीनोट 010 रिकरेंट है।
010 की नोट पूछा था वो। हाँ, आयरन पावर 010 नहीं पूछा, की नोट 010 पूछा, वो रेकरेंट है। वो अभी आएगा मेटास्टैटिक सेटिंग में, ठीक है। पर वो मैंने एक भी डिटेल में नहीं लिखा बिकॉज वो ट्रायल तो सेकेंड लाइन में है, फर्स्ट लाइन में भी नहीं है। तो सेकेंड लाइन के ट्रायल्स पढ़ना असंभव है, फर्स्ट लाइन के पढ़ लो वही बहुत है। वो क्वेश्चन छोड़ने के लिए आया था, ठीक है। अब तुम्हें याद आ गया, रिपीट हो गया तो अच्छी बात है। तो मान लो रिकरेंस में आया है, रिकरेंस में इतना पढ़ने के बाद अगर वो सेकेंड लाइन रख कर ट्रायल पूछेगा तो इट मेक सेंस क्या भाई, इतने सारे 10 ट्रायल पढ़े हैं पूछने के लिए। कीनोट था ना, तो खाली क्यों छोड़ना है? कीनोट है तो फिर लंग आधा काम हो गया। एडवांस का रेकरेंट जो है उसमें पेम्ब्रो देखना है, उस पे सर्वाइवल बेनिफिट है, ये पूछा है उसने 6 नंबर का। हाँ ठीक है। एंडोब्रोंकियल, अब मान लो रिकरेंस से पेशेंट आया, उसने मेंशन नहीं किया लंग का कैंसर है, आपने कुछ ट्रीटमेंट दिया था, अब रिकरेंस आया, तो हम क्या करेंगे, रिकरेंस को ना एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन है, रिसेक्टेबल रिकरेंस है, सुपीरियर वेना कावा ऑब्स्ट्रक्शन लेके आया है या हेमोप्टोसिस लेके आया है, तो हम ऐसे इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अगर एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन लेके आया है तो हम लेजर ट्रीटमेंट, EBRT, फोटोडायनेमिक थेरेपी करेंगे। अगर रिसेक्टेबल रिकरेंस लेके आया तो हम रिसेक्शन करेंगे या SBRT दे सकते हैं। अगर मीडियासिनल लिम्फ नोड लेके आया है तो पहले मीडियासिनल नोड में आपने अगर RT दे रखी थी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे रखी थी तो कंकरेंट CTRT दोगे। SVC में तो हमें 5 नंबर का खुद ही क्वेश्चन बहुत अच्छे से पता है, तो SVC का ट्रीटमेंट लिख देना। सीवियर हेमोप्टाइसिस लेके आया है तो आप ब्रैकी, EBRT, फोटोडायनेमिक थेरेपी एंड सर्जरी, ये जस्ट पॉइंटर्स हैं, फिर इनके बाद तो आप खुद ही भर लोगे पन्ने, हमको तो 2.5 पन्ने भरने, ठीक है। तो उसके हिसाब से देख लेना। बस मैंने एक पॉइंट ऑफ है कि अगर मान लो कुछ नया क्वेश्चन आता है कि एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन आया या सीवियर हेमोप्टाइसिस आई लंग के पेशेंट में, तो हाउ यू विल मैनेज। तो हम इसमें हमारे पास ऑप्शंस क्या है, लेजर, स्टेंट, EBRT, फोटोडायनेमिक थेरेपी, या फिर ब्लीडिंग से आया तो एम्बोलाइजेशन, और डिस्टेंट मेड्स पे तो पैलिएटिव ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। तो अब स्क्वैमस एडिनो अब आया हमारे, अब हम बात कर रहे हैं मेटास्टैटिक, जिसको हम ऑपरेट नहीं करेंगे, इसको पूरा कीमो पे देंगे। तो जिसको हम ऑपरेट कर पा रहे थे उनमें हमने करवाया था EGFR, ALK एंड PDL1, ठीक है। जिनको हम ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं उनको हम कराएंगे EGFR, ALK, केरास, रॉस, ब्राफ, रेड, ERB, ठीक है। जितने भी याद आए सब लिख देना, PDL1, या फिर डायरेक्ट MGS ही करवा लो, टंडा खत्म करो, इतने सारे क्या याद करने हैं। तो 2 चॉइसेस हैं, या तो आप पूरा इतने सारे टेस्ट करा लो या MGS करा लो, ठीक है। तो अब इनका ट्रीटमेंट है, अगर टारगेटेबल म्यूटेशन आपको मिल गया तो उसके हिसाब से थेरेपी दो, इतने सारी अपन ने NGS पैनल करवाया था। इफ टारगेटेबल म्यूटेशन नहीं मिला है और PDL1 मोर देन इक्वल टू 50% है तो आप पेम्ब्रोलिजुमैब मोनोथेरेपी भी दे सकते हो, ठीक है। पर अगर मोर देन 1% है तो आपको कीमो के साथ पेम्ब्रोलिजुमैब देनी है, और लेस देन 1% है तो कीमो प्लस माइनस पेम्ब्रोलिजुमैब है, कम। तो पेम्ब्रोलिजुमैब जो है वो हमारी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है फॉर, अब इसके ही बहुत सारे आ गए, तो ये ऑलरेडी बता दिया कि लेस देन हमको टारगेटेबल म्यूटेशन मिल रहा है कि नहीं, पहले तो वही पॉइंट है। अगर कोई टारगेटेबल म्यूटेशन नहीं मिल रहा है तो आप PDL1 स्टेटस देखोगे, लेस देन 50% स्क्वैमस है तो प्लेटिनम डबलेट दो, लेस देन 50% फॉर नॉन स्क्वैमस है प्लेटिनम डबलेट प्लस माइनस बेवासिजुमैब दो, या कार्बोप्लेटिन पेम्ब्रोलिजुमैब दो। पेम्ब्रोलिजुमैब ये वाला पॉइंट तो याद रखो, क्योंकि ना इतना सारा कंफ्यूज मत हो। पेम्ब्रोलिजुमैब मोनो दोगे जब मोर देन 50% होगा। ये हेड नेक जो डॉक्टर राकेश ने बताया था रेकरेंट हेड नेक, उसमें क्या कैसे पीडीएल का 50 से ज्यादा तो मोनोथेरेपी दे सकते शायद। मेरे को हेड नेक उतना अभी याद नहीं है बहन, मैं घुसी पड़ी हूँ मैं अभी।
ठीक है, तो EGFR, erlotinib, gefitinib, afatinib and osimertinib, ALK में crizotinib, ceritinib, alectinib, ROS1 crizotinib, ठीक है। ब्राफ में डेब्राफिनिब, ट्रेमेटिनिब सब जगह आता है, वही है। तो PDL1 को हम टेस्टिंग के लिए, हमें PDL टेस्टिंग पे भी मुझे लग रहा है क्वेश्चन आ सकता है। तो हम एक तो इसमें TPS स्कोर देखते हैं, एक CPS स्कोर देखते हैं। TPS स्कोर क्या होता है? ट्यूमर के सेल्स में कितने ट्यूमर सेल्स में PDL1 पॉजिटिव है अपॉन ट्यूमर बर्डन। CPS स्कोर होता है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स और टी सेल, जिन सब में ट्यूमर सेल सब में जिसमें भी PDL1 पॉजिटिव है तो वो सब सेल्स अपॉन ट्यूमर बर्डन, ठीक है। तो ये TPS स्कोर होता है, CPS स्कोर होता है। तो इसमें TPS स्कोर मोर देन 1 percentage of viable tumor cell that shows partial or complete PDL1 upon total tumor cells. फिर EGFR, osimertinib, ALK, alectinib, ROS1, BRAF, MET1। तो अब मैं पढ़ाऊंगी इसके ट्रायल्स। इसमें एक आया है जीनोमिक अल्टरेशंस एंड उसके इम्प्लीकेशंस, तो उसमें आप यही बना सकते हो EGFR, HER2, KRAS, MET, BRAF, ALK। तो मैंने एक चीज नोटिस की, जो ये अपने बाद वाले हैं ना, ALK, ROS, RET, NTRK, इन सब के फ्यूजन है, ठीक है। ALK, ROS, RET, NTRK इन सब के फ्यूजन है। BRAF, MET, KRAS, HER2 एंड EGFR इन सब के म्यूटेशंस है, ठीक है। BRAF V106 ही हमको याद रहता है। MET में हमें MET 14, KRAS G12C, HER2 ERB20 इंसर्शन, EGFR क्लासिक सेंसिटाइजेशन म्यूटेशन। इसमें अगर कोई एक भी याद रखनी चाहो तो एक्सॉन 19 ये सबसे कॉमन है, ठीक है। एक्सॉन 19 EGFR सबसे कॉमन है, और क्योंकि इंडिया में जो एशियन पॉपुलेशन है उसमें 50 to 60% पेशेंट्स को EGFR म्यूटेशन मिलता है, इसलिए हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है EGFR म्यूटेशन। तो लंग में अगर बनाओगे कि एक्शनेबल म्यूटेशंस क्या क्या हैं, तो EGFR, HER2, KRAS, MET, ROS। फिर उसके बाद ये डायग्राम एक बना देना कि KRAS 12C इनहिबिटर दैट इज सोटोरासिब, ठीक है। फिर MET inhibitors, tyrosine inhibitor, serine threonine kinase inhibitor is dabrafenib, and tyrosine kinase inhibitor is capmatinib and timotinib। फिर EGFR inhibitor cetuximab, EGFR MET को दोनों को इनहिबिट करने वाली amivantamab, HER2 का तो हमको पता ही है trastuzumab deruxtecan। अब काइनेज इनहिबिटर्स जो होती हैं वो मोर सिलेक्टिव काइनेज इनहिबिटर्स होती है, मल्टी काइनेज इनहिबिटर्स होती है। तो मल्टी काइनेज इनहिबिटर है क्राइजोटिनिब। तो अगर हमको याद नहीं आए कि अल्क, रॉस और मेट में सेपरेट ड्रग्स का नाम नहीं याद आया तो भाई लिख दो क्राइजोटिनिब, तीनों में काम करती है। सिलेक्टिव मेट इनहिबिटर इज मेट को कैप बना दो, कैपमार्टिनिब, मेट को कैप बना दो। तो कैपमार्टिनिब जो है वो मोर सिलेक्टिव ये इनहिबिटर है। तो आपकी मल्टी काइनेज इनहिबिटर्स आ गई, ये आ गई। इसके बाद हमारे पास ये क्लासिकल म्यूटेशंस आ गई, इनकी ड्रग आ गई। तो EGFR म्यूटेशन की कौन सी ड्रग है? ओसिमर्टिनिब, ठीक है। फिर KRAS म्यूटेशन की सोटोरासिब, MET की कैपमार्टिनिब, फिर BRAF V106E की डेब्राफेनिब, ट्रामेटिनिब, ALK फ्यूजन की एलेक्टिनिब, और मैंने बताया कि ALK, ROS, MET की एक को अगर नहीं याद आया तो क्राइजोटिनिब। फिर NTRK इनहिबिटर इज लैरोट्रेंटेनिक एंड एंट्रेक्टेनिक। तो ये भी एक 5 मार्क का क्वेश्चन था, मॉलिक्यूलर एंड इट्स इम्प्लीफिकेशन, ठीक है। फिर अब आए जो खतरू ट्रायल्स, जिनसे मैं बहुत देर से डर रही थी, ये एडवांस लंग कैंसर के ट्रायल्स हैं, ठीक है। इसका सेकेंड लाइन, ये सब फर्स्ट लाइन है, इसका सेकेंड लाइन का हमको क्वेश्चन आया था की नोट 1010, ठीक है। तो अब देख लो भाई किसकी कितनी श्रद्धा भक्ति है, मेरी जितनी है उतना मैं बता दूंगी। तो या फिर ऐसे सिस्टमैटिक तरीके से डायग्राम बना देना। EGFR, ALK, ROS ये बायोमार्कर्स हैं जो अपडेट हो गए 2024 में। तो क्लासिक में अपन को ओसिमर्टिनिब, एक्सॉन 20 में एविलमांटिनिब, एंड अनकॉमन म्यूटेशन में एफाटिनिब और ओसिमर्टिनिब।
फिर अल्क में एलेक्टिनिब, रॉस में क्राइजोटेनिब, ब्राफ में टेब्राटेनिब, एनटीआर के लेंरोटेनिब। ठीक है, तो अब आएंगे थोड़े ट्रायल्स पढ़ लेते हैं। तो लोकली एडवांस इसका हाई PDL1 है, दैट इज मोर देन 50%, जो हम दे रहे हैं कि पेम्ब्रोलिजुमैब देना है। तो ये ट्रायल्स देखो अच्छा है, दोनों बहुत अच्छे लगे मुझे, 24 and 42, 2442। ठीक है, हाई PDL1 है, हमको कीनोट 24 एंड कीनोट 42 ने बोला कि हमको पेम्ब्रोलिजुमैब देना है। ठीक है, इसलिए ये मेरे को बहुत पसंद है क्योंकि मैं इनका नाम याद कर सकती हूँ, 24 एंड 42। ठीक है, फिर हाई PDL1 एक्सप्रेशन है, हमको देना है एटिजोलिजुमैब एंड सेमीपिलिमैब। तो आईएम पावर हमने पढ़ा था एडजुवेंट में 10, फिर लोकली एडवांस में न्यू एडजुवेंट में पढ़ा था हमने 30। अब आया 110 वाला बोला कि भाई मैं सबसे ज्यादा पावरफुल, एडजुवेंट ने बोला मैं 10 पावर था, इधर 30 पावर है, भाई मैं तो 110 पावर का हूँ क्योंकि मैं मेटास्टेटिक को भी मार दूंगा। तो 110 ने बोला मैं मेटास्टेटिक को भी मार दूंगा, हाई PDL1 एक्सप्रेशन वाले को एटिजोलिजुमैब दूंगा। और फिर बोला तुम्हारी पावर तो कम है, तो मैं आया सेमीपिलिमैब, मैं M पावर, तुम IM पावर थे, मैं M पावर हूँ। ठीक है, तो M पावर लंग का ट्रायल है सेमीपिलिमैब, इसने भी बोला मोर देन 50% PDL1 में हमको देना है। ठीक है, अब मैं ये दो ही ट्रायल याद करूंगी पेम्ब्रोलिजुमैब के, दैट इज 24 एंड 42। ठीक है, इसके बाद एटिजोलिजुमैब का IM पावर 110, सेमीपिलिमैब का IM पावर लंग 1। अब ये कीनोट 189 मेरे बस का बात नहीं है। अब नीवो ईपी का सब जगह क्रश चल रहा है, एक नीश ट्रायल है अपना नीवो ईपी। फिर उस दिन मेलेनोमा में भी इसने नीवो ईपी पढ़ाया था हमारी रिश्ता ने। तो चेक में 277 जो है, 227, ये नीवो ईपी को बोल रहा है इसको देने से फायदा होता है, तो चेक 227। ठीक है, इसमें PDL1 मोर देन 1% वाले को भी दे सकते हैं नीवो ईपी। नीवो ईपी के एक चेकमेट ये है, एक चेकमेट 9LA है, 9LA या फिर 227, इन सब दोनों को नीवो ईपी है। ठीक है, तो ये सेकेंड लाइन का ड्रग है, सिर्फ ये स्लाइड इसको दिखाने के लिए ऐड की है। इस सेकेंड लाइन और BN की ड्रग था कीनोट 10 जो हमको एग्जाम में पूछी है। तो अगर ऐसे पूछ लेगा तो कोई मतलब नहीं है, फिर आपका बंटा धारी है। तो फर्स्ट स्टेज 3 में हमने पढ़ा पैसिफिक, जिसमें हमने डुरवालुमैब से शुरू किया था, उसको 1 साल देना है। उसके अलावा 24, 42, 226 ये सबको जो इम्यूनो देना है वो 2 साल देना है। ठीक है, फिर ब्रेन मेट्स अगर पे क्वेश्चन आ जाए, जो भैया लास्ट ऑप्शन है इसके पास पूछने के लिए बचता है, अगर कि पेशेंट लंग कैंसर का है, मेट्स के साथ आ गया, एक्सटेंसिव बर्डन डिसीज है कि लिमिटेड बर्डन डिसीज है। अगर एक्सटेंसिव बर्डन डिसीज है दैट इज मोर देन 5 मेट्स, तो उसको एक्सटेंसिव बर्डन बोलते हैं, तो होल ब्रेन आरटी दोगे। PCI का रोल नहीं बचा है, प्रोफाइलेक्टिव क्रेनियल इरेडिएशन का डोज लोड नहीं बचा है। ठीक है, स्मॉल सेल में तो है ना, स्मॉल सेल भैया मैंने पढ़ा नहीं है, होगा उसमें अगर तुम बोल रही हो तो। ठीक है, लिमिटेड बर्डन में अगर वही हमने पढ़ा था कि SRS जो रहता है वो लेस देन 3 सेंटीमीटर में ही कर सकते हैं, और ये मोर देन अप टू 5 सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं। तो प्री ऑफ SRS और पोस्ट ऑफ SRS जैसा आपको करना चाहो वैसा कर दो, और SRS अलोन भी कर सकते हो, सर्जरी भी कर सकते हो, और पोस्ट ऑप भी कर सकते हो। और उसके साथ साथ अगर आपके पास म्यूटेशंस हैं तो आपके कुछ जो ड्रग्स हैं, जो ओसिमर्टेनिब है ना, वो हमारी ब्रेन में भी जाती है, तो ये एक अच्छी ड्रग है, तो इसका CNS पेनिट्रेशन होता है, तो TKIs भी दे सकते हो। ठीक है, एक ये ट्रायल है ब्रेन मेट्स का।
लू 002। तो ब्रेन मेट्स को देख के इसको भी लू आ गई, ऐसे याद रखो। आई थिंक आई एम डन। किसी को कोई डाउट? Thank you, ma'am. In brain, extensive burden is how much if it is more than 5 isolated mets. Thank you.